चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा, दिस इज उमर हाथ। तो लास्ट क्लास जो है बेटा, लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट शुरू करा था बेटा, वो था किंगडम फंजे। तो हमने बेटा फंजे के बारे में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि फादर ऑफ स्टडी ऑफ फंजे को माइकोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी P.A. मिशेल है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा हमने E.M. फ्राइस के बारे में बात करते, हमने इंडियन माइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। मेहता के बारे में बात करते, सुब्रमण्यम के बारे में बात करते, मुंदकर के बारे में बात करते, हमने बेटा माइकोलॉजिकल स्पेशल बुक्स के बारे में बात करी थी। इसके अलावा हमने देखा था बेटा फंजेस जो होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने पढ़े थे। तो हमने देखा था कि फंजेस जो होते हैं फंजेस बेटा एक्लोरोफ्लस होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं बेटा। हेटेरोट्रॉप्स में पैरासाइट हो सकते हैं, सेप्रोफाइट हो सकते हैं। इनकी बॉडी में बेटा आपको एक सेल वॉल मिलेगा जो सेल वॉल काइटिन का बना होता है। बॉडी जो होती है बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, और ऑर्गेनाइजेशन में बेटा जो स्मॉलर यूनिट होता है, सिंपलेस्ट यूनिट होता है, उसको हम हाइफे बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं बेटा, छोटे छोटे धागे के समान, फाइबर के समान स्ट्रक्चर जिनको हम हाइफेज बोलते हैं बेटा। हाइफेज जुड़ती है तो बेटा एक बॉडी ऑफ फंजे बनता है जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं। अब जरूरी नहीं कि बेटा सारे फंजेस के अंदर माइसीलियम बनेगा, कुछ के अंदर बनता है, कुछ के अंदर नहीं बनता है। जिनके अंदर माइसीलियम बनता है बेटा उनको हम माइसीलियल फंजेस बोलते हैं, और जिनके अंदर नहीं बनता उनको हम नॉन माइसीलियल फंजेस बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा हमने देखा था कि माइसीलियम जो होता है बेटा, जब माइसीलियम बनता है तो माइसीलियम का जो बेसिक यूनिट है हाइफे जो है बेटा, हाइफे बेटा दो प्रकार का होता है, सेप्टेट हाइफे हो सकता है और एसेप्टेट हाइफे हो सकता है। सेप्टेट हाइफे में बेटा आपको सेप्टम मिलेगा, क्रॉस वॉल मिलेगा। एसेप्टेट के अंदर या नॉन सेप्टेट के अंदर बेटा आपको क्रॉस वॉल्स नहीं मिलते हैं। अगर क्रॉस वॉल मिलता है तो बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक था वहां पे मैंने बोला था कि क्रॉस वॉल जो होता है बेटा, क्रॉस वॉल या तो सिंपल क्रॉस वॉल हो सकता है या तो डोलिपोर क्रॉस वॉल हो सकता है, ठीक है ना। सिंपल क्रॉस वॉल मतलब एक सिंपल मेम्ब्रेन होगा बेटा, एक सिंपल वॉल लेयर होगी। लेकिन डोलिपोर जो होता है बेटा वो क्या होता है बेटा, वो बैरल शेप्ड होता है, और इस बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है बेटा, सर्कुलर पोर्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, जिनको हम डोलिपोर्स नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्लास में ऑलरेडी कर लिया था बेटा। तो आज जो है बेटा, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है ना। लेकिन आगे जाने से पहले बेटा हम और एक काम कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं बेटा, लास्ट टाइम पे थोड़ा टॉपिक जो बीच में रुक गया था बिकॉज ऑफ लेस मेमोरी इन द मोबाइल, ठीक है ना। तो आज क्या करते हैं, आज बेटा सेप्टेट एंड एसेप्टेट से दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आज जो बेटा, आज हमारा टॉपिक जो शुरू होगा बेटा, वो सेप्टेट एंड एसेप्टेट फंजे से दोबारा से शुरू होगा, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो बेटा, तो हमने देखा था कि फंजेस जो होते हैं बेटा, फंजेस बनते हैं किससे, फंजेस बनते हैं बेटा सिंपल यूनिट से, ठीक है ना। जिन सिंपल यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, हाइफे। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो बेटा, तो मैंने हाइफे बनाया था, तो हमने बेटा ऐसे ब्रांचेड हाइफेज बनाए थे बेटा, अगर आपको याद है इस तरीके से। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा मैंने एक हाइफे बना लिया, ठीक है ना। अब अगर हम बोलते हैं बेटा कि हाइफे जो है, हाइफे माइसीलियम बनाता कि नहीं बनाता वो बात की बात है बेटा। तो हम बोलते हैं बेटा अगर हाइफे कैसा है बेटा, सिंपल हाइफे है, ठीक है ना। एक नॉर्मल हाइफे बेटा, सिंपल हाइफे है। तो सिंपल हाइफे में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, सिंपल हाइफे में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बेटा कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है ना। और कहीं पे भी बेटा कोई गैप नहीं पाया जाता, कहीं पे भी कोई क्रॉस वॉल नहीं पाया जाता। सिंपल हाइफे की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिंपल हाइफे को अगर आप देखेंगे तो सिंपल हाइफे बेटा एक कंटिन्यूअस धागा होता है, एक कंटिन्यूअस बेटा स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रांच तो पाई जा सकती है बेटा, लेकिन इंटरनली बेटा कहीं पे भी आपको सेप्टा नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको डिवीजन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक का फीचर क्या होता है बेटा, ये जो सिंपल हाइफा होता है, इस सिंपल हाइफे रेड कलर का मैं यूज कर रहा हूँ। इस सिंपल हाइफे के अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको एक सिंगल हाइफे के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा। तो इसमें आपको क्या मिलता है बेटा, मल्टीपल न्यूक्लियस मिलते हैं। सिंपल हाइफा जो होता है बेटा, यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं बेटा, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर सिंगल हाइफा के अंदर क्या मिलते हैं बेटा, बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को, जहां पे बेटा सिंपल हाइफा के अंदर आपको क्या मिलते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस मिलते हैं, मेनी न्यूक्लियस मिलते हैं, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं सीनोसाइटिक कंडीशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है बेटा। और इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम बोलते हैं सीनोसाइटिक कंडीशन, सीनोसाइटिक
साइटिक कंडीशन बोलते हैं बेटा। समझाया कि समझा। और इस हाइफे को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस हाइफे को हम सीनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं। इस हाइफे को हम क्या नाम देते हैं, सीनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं, ठीक है ना। अब सीनोसाइटिक हाइफे जो होता है बेटा, सीनोसाइटिक एंड सिनसाइशियल में क्या डिफरेंस होता है ये याद रख लेना। हमने इससे पहले बेटा जब हम एनुअल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम बेटा हमने देखा था कि एपिडर्मिस जो होता है वो सिनसाइशियल होता है, ठीक है ना। तो सीनोसाइटिक एंड सिनसाइशियल में डिफरेंस क्या है, ये तो सीनोसाइटिक होता है बेटा, दूसरा था सिनसाइशियल, ठीक है ना। तो सिनसाइशियल एंड सीनोसाइटिक में डिफरेंस क्या होता है याद रख लीजिए बेटा। सीनोसाइटिक जो होता है बेटा, सीनोसाइटिक में क्या होता है, यहाँ पे आपको बेटा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलेगी, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप जो हो रही है ना बेटा, वो क्या हो रही है, वो एक सिंगल न्यूक्लियस के बार बार डिवीजन करने की वजह से डेवलप हो रही है। सीनोसाइटिक के अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको देखने को मिलती है ना बेटा, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको इसलिए देखने को मिलती है बिकॉज यहाँ पे बेटा एक पर्टिकुलर सिंगल न्यूक्लियस था, वो मल्टीपल बार क्या कर गया, न्यूक्लियर डिविजन कर गया और एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बना गया। ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सीनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं। सिनसाइशियल का मतलब क्या होता है बेटा, वहां पे बहुत सारी सेल्स जुड़ गई आपस में, उन सेल्स ने बेटा अपने बीच वाला जो क्रॉस वॉल था उसको डिसॉल्व कर दिया और सारी सेल्स के न्यूक्लियस जुड़ गया आपस में, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन गई। ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, सिनसाइशियल मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया। तो आपने बेटा सिंपल हाइफे के बारे में याद रखा कि सिंपल हाइफे जो होता है बेटा, सिंपल हाइफे की फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बेटा कि ये इसमें क्रॉस वॉल्स नहीं पाया जाता बेटा, इसमें कोई सेप्टा नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये सिंपल हाइफा होता है बेटा। इसके अंदर बेटा आपको एक कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म मिलेगा, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बेटा मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन मिलेगी, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मिलेगी, और इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम नाम देते हैं सीनोसाइटिक कंडीशन। तो मैंने डिफरेंस बता दिया आपको सीनोसाइटिक एंड सिनसाइशियल में क्या होता है। सीनोसाइटिक मतलब जिसमें बेटा एक सिंगल न्यूक्लियस मल्टीपल बार डिवाइड कर गया और उसने एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बना दी, उसको हम बोलते हैं बेटा सीनोसाइटिक कंडीशन। लेकिन अगर हम बात करें बेटा सिनसाइशियल की, तो सिनसाइशियल के में होता है, सिनसाइशियल के अंदर क्या होता है बेटा कि वहां पे बहुत सारी सेल्स कंबाइन होंगे और उन्होंने आपस के बीच क्रॉस वॉल्स क्या कर दिए, डिसॉल्व कर दिए। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम सिनसाइशियल कंडीशन नाम देते हैं। ये समझ आया ना। अब और एक चीज याद रखनी बेटा कि जो इसको हम बेटा नॉन सेप्टेड हाइफे बोलते हैं या एसेप्टेड हाइफे बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, ये नॉन सेप्टेड, ये बेटा नॉन सेप्टेड और एसेप्टेड हाइफे, ठीक है ना। नॉन सेप्टेड और एसेप्टेड हाइफे है बेटा। तो याद रखना और एक चीज बेटा, ये नॉन सेप्टेड और एसेप्टेड हाइफा जो है ना बेटा, ये आपको कहां पे देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये देखने को मिलता है लोअर फंजेस के अंदर, लोअर फंजेस के अंदर। तो लोअर फंजेस की बॉडी जो होती है बेटा, वो माइसीलिया बना सकती है, नहीं भी बना सकती है, ठीक है ना। लेकिन उनका जो हाइफा होता है बेटा, वो कैसा हाइफा होता है, वो एसेप्टेड हाइफा होता है। ये बिल्कुल भूलना नहीं है बेटा, ठीक है ना। एसेप्टेड हाइफा मतलब यहाँ पे बेटा सेप्टा नहीं बनेगा, यहाँ पे बीच का कोई क्रॉस वॉल नहीं बनेगा, यहाँ पे कैसा होता है बेटा, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर पाया जाता है। समझ आया कि नहीं समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये जो बेटा नॉन सेप्टेड और एसेप्टेड हाइफा जो होता है, यहाँ पे ये समझ गए होंगे, ये जो बेटा नॉन सेप्टेड और एसेप्टेड हाइफा जो होता है बेटा, ठीक है ना, इसके अंदर बेटा कोई भी क्रॉस वॉल, कोई भी डोलिपोर, कोई भी सिंपल सेप्टा नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस सेप्टा होता है, कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज बेटा किसमें मिलता है, लोअर फंजेस के अंदर मिलता है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब हम और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा, सेम हाइफा दोबारा से बना लेते हैं समझने के लिए। तो अब मैंने बेटा सेम हाइफा दोबारा से बना लिया ऐसे, सेम स्ट्रक्चर में बना रहा हूं बेटा ताकि आपको एक्चुअल डिफरेंस पता चले सेप्टेड एंड एसेप्टेड में क्या होता है। सेम हाइफा बेटा दोबारा से, ठीक है ना। अब अगर आपका हाइफा जो है बेटा वो नॉन सेप्टेड नहीं है बल्कि कैसा है, सेप्टेड हाइफा है, ठीक है ना। तो सेप्टेड हाइफा की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, सेप्टेड हाइफा के अंदर आपको क्या मिलेगी बेटा, हाइफा के इंटरनली आपको बीच में क्या मिलेंगे, क्रॉस वॉल्स मिलेंगे। ये आपको ऐसे बेटा डिविजन मिलेंगे, इस तरीके से क्रॉस वॉल्स मिलेंगे। समझ आया ना। ये जो बेटा बीच में डिवीजन देख रहे हैं ना, ये डिवीजन जो आप बीच में देख रहे हैं बेटा, ठीक है ना, इस डिवीजन को बेटा हम नाम देते हैं क्रॉस वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस वॉल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इसको हम सेप्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्रॉस वॉल बोलते हैं और
सेप्टा बोलते हैं। ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? यानी नॉन सेप्टेड हैफे जो होता है बेटा, नॉन सेप्टेड हैफे की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में बेटा आपको बीच में कोई भी डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है बेटा और बीच में कोई भी डिवीजन, या यहाँ पे नॉन सेप्टेड हैफे में बेटा आपको कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर मिलेगा, बीच में कोई डिवीजन नहीं मिलता है। लेकिन जब सेप्टेड की बात करते हैं ना, तो सेप्टेड में बेटा बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, क्रॉस वॉल्स देखने को मिलते हैं। मतलब बॉडी जो है बेटा वो इंटरनली डिवाइडेड है किन के अंदर, स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, स्मॉल पार्ट्स के अंदर। समझ गए ना? चलिए अब न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे बेटा आपको न्यूक्लियस मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको सिंगल न्यूक्लियस भी मिल सकता है, मल्टीपल न्यूक्लियस भी मिल सकता है, ठीक है ना? तो बीच में आपको ऐसे न्यूक्लियस मिलेंगे। यहाँ पे बेटा सिंगल न्यूक्लियस भी हो सकता है कहीं पे, या मल्टीपल न्यूक्लियस भी कहीं पे हो सकता है। किसके अंदर बेटा? सेप्टेड हैफे में। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है ना? अब सेप्टेड हैफे में याद रखना पड़ेगा किन के अंदर पाया जाएगा, नॉन सेप्टेड लोअर फंजे के अंदर पाया जाता था। सेप्टेड हैफे जो है हायर फंजेस के अंदर पाया जाता है। किन के अंदर पाया जाता है? हायर फंजेस के अंदर पाया जाता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्लियर हुआ ना? ठीक है ना? अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी बेटा, ये जो सेप्टेड जो मैंने यहाँ पे सेप्टा बनाया बेटा, ठीक है ना, ये सेप्टा जो होता है बेटा इनके सब सेप्टेड हाइफे ये दो तरीके का होता है, ठीक है ना? हमने बेटा अभी बोला कि सेप्टेड हाइफे में भी क्या होता है बेटा, बीच में क्रॉस वॉल्स होंगे। अब ये क्रॉस वॉल जो होते हैं ना बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के क्रॉस वॉल्स होते हैं, ठीक है ना? पहला टाइप ऑफ क्रॉस वॉल जैसे मैं इधर बना देता हूँ बेटा, तो ये बेटा सिंपल क्रॉस वॉल हो गया, सिंपल क्रॉस वॉल हो गया, और सिंपल सेप्टा हो गया, सिंपल सेप्टा हो गया, ठीक है ना? सिंपल क्रॉस वाले सिंपल सेप्टा का मतलब क्या बेटा, जो एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होगा, ऐसे कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होगा बेटा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो, इसको हम सिंपल बोलते हैं। अगर मान लो बाकी मैं यहाँ पर डॉलीपोर बना देता हूँ तो इसको मॉडिफाई करते हैं बेटा, तो ये डॉलीपोर सेप्टा होता है, ये थोड़ा मॉडिफाइड होता है बेटा इस तरीके का, तो इसको हम क्या नाम से हम डॉलीपोर सेप्टा बोलते हैं, इसको हम डॉलीपोर सेप्टा बोलते हैं। समझाया? यानी सेप्टा जो होते हैं बेटा हाइजेस के अंदर ये दो प्रकार के सेप्टा होते हैं, या तो सिंपल सेप्टा होगा बेटा, या तो कैसा सेप्टा होगा, या तो क्रॉस वॉल सेप्टा। और सिंपल सेप्टा जो होता है बेटा, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं पाया जाता है। और डॉलीपोर सेप्टा जो होता है बेटा, इसमें आपको क्या मिलती है, इसमें आपको मॉडिफिकेशन मिलती है। अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होगा बेटा, कि जो डॉलीपोर सेप्टा होता है ना, जैसे इमेजिन कर लीजिए फर्दर ये बेटा एक क्रॉस वॉल लगा हुआ है, सेप्टा का क्रॉस वॉल लगा हुआ है, तो इसमें बीच में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको बेटा बीच में एक बैरल लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। समझ आ रहा है ना? यानी बेटा एक बैरल के समान स्ट्रक्चर मिलेगा, और वो बैरल के अंदर क्या पाया जाएगा, पोर पाया जाएगा, जिस पोर को हम क्या नाम देते हैं, जिस पोर को हम डॉलीपोर नाम देते हैं। ये समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल ऐसे इमेजिन कर लीजिए बेटा कि यहाँ पे बेटा आपका ये इमेजिन कर लीजिए बेटा, ये बेटा आपका एक कंप्लीट हाइफा है, ठीक है ना? ये कंप्लीट हाइफा के बेटा दो वॉल्स है, क्रॉस वॉल्स, ठीक है ना? तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, क्रॉस वॉल कंटिन्यूअस होता है, ऊपर काइटिन के स्ट्रक्चर से नीचे वाले काइटिन स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस क्रॉस वॉल मिलेगा ऊपर से नीचे तक। लेकिन अगर डॉलीपोर वाला सेप्टा होगा ना बेटा, तो डॉलीपोर वाला सेप्टा ऊपर आएगा, नीचे, और बीच में क्या होगा बेटा, बीच में एक बैरल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिस बैरल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक पोर पाया जाता है, जिस पोर को हम क्या नाम देते हैं, जिस पोर को हम डॉलीपोर नाम देते हैं। अगर भी बेटा इसी को यहाँ पे मॉडिफाई करोगे इस स्ट्रक्चर को, तो डॉलीपोर सेप्टा बेटा ऐसा होता है, किस तरीके का होता है, ऐसा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा बेटा, ठीक है ना? यहाँ पे जो पोर आपको दिख रहा है ना बेटा, इसी पोर को हम क्या नाम देते हैं, इसी पोर को हम डॉलीपोर नाम देते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आपने याद रखा बेटा कि फंजेस जो होते हैं बेटा, फंजेस दो प्रकार के हो सकते हैं, सेप्टेड, एसेप्टेड। सेप्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, जिनके हाइफे जो होंगे वो कैसे होंगे, सेप्टेड हाइफे होंगे। सेप्टेड हाइफे का मतलब जिनमें सेप्टा मिलेगा, सेप्टा सिंपल हो सकता है या डॉलीपोर हो सकता है। और नॉन सेप्टेड मतलब बेटा जिनमें हाइफे होंगे उनके अंदर बेटा कोई सेप्टा नहीं होगा, उनके अंदर कोई क्रॉस वॉल नहीं होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन सेप्टेड बोलते हैं। नॉन सेप्टेड जो होते हैं बेटा वो सिंपल फंजेस में मिलते हैं, ठीक है ना, लोअर फंजेस में मिलते हैं, एंड सेप्टेड जो में मिलेगा, हायर फंजेस में मिलेगा। समझ गए ना? चलिए और एक चीज याद रख लीजिए बेटा कि ये जो हम बात कर रहे हैं अभी नॉन सेप्टेड फंजे की हम बात कर रहे हैं, तो याद रखना पड़ेगा कि सेप्टेड फंजे में मैंने आपको बोला डॉलीपोर सेप्टेड, ठीक है ना? हमने अभी बेटा सेप्टेड फंजे की बात करी और वहां पे हमने क्या लिखा बेटा, डॉलीपोर सेप्टेड लिखा, ठीक है ना, डॉलीपोर सेप्टेड लिखा। तो याद रखना पड़ेगा कि डॉलीपोर सेप्टेड जो होता है ना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भूलना नहीं इसको, ठीक है ना? डॉलीपोर सेप्टेड जो होता है बेटा, डॉलीपोर सेप्टेड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिडियोमाइसीट्स,
ठीक है ना। डॉलिपोर सट्टा का होना या डॉलिपोर सट्टे प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है बेटा, ये बेसिडियोमाइसीट्स का होता है। इसका लेकिन एक्सेप्शन याद रखना बेटा, बेसिडियोमाइसीट्स में दो ऐसे बेसिडियोमाइसीट्स है बेटा, जैसे स्मट एंड रस्ट, ठीक है ना। तो स्मट एंड रस्ट जो होता है बेटा, स्मट एंड रस्ट और बेसिडियोमाइसीट्स, ये ऐसे दो बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं जिनमें डॉलिपोर्स नहीं पाए जाते। लेकिन बाकी जितने भी बेटा बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, उनके अंदर देखने को मिलेगा आपको शाबाश डॉलिपोर सेप्टेट देखने को मिलेगा, समझ आया ना। अब सेकंड हमने बोला था बेटा डॉलिपोर के साथ सिंपल सेप्टेट, सिंपल सेप्टेट। तो सिंपल सेप्टेट जो होता है बेटा, ये कंडीशन आपको कॉमनली देखने को मिलती है एस्कोमाइसीट्स में, किनमें देखने को मिलती है बेटा, ये आपको कॉमनली देखने को मिलती है एस्कोमाइसीट्स में सिंपल सेप्टेट कंडीशन देखने को मिलती है आपको। और डॉलिपोर किनमें देखने को मिलती है, शाबाश डॉलिपोर देखने को मिलती है बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर, समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है ना। अब और एक चीज याद रखना बेटा, कभी कभी क्या हो जाता है कुछ फंजेस के अंदर ये जो डॉलिपोर सेप्टा होता है, जो मैंने आपको बोला बेटा अभी ओपनिंग है, जिस ओपनिंग को हम डॉलिपोर बोलते हैं, कभी कभी इस ओपनिंग को बेटा इस ओपनिंग को ब्लॉक किया जाता है और ब्लॉक करती है बेटा कुछ स्पेशल बॉडी जिनको हम नाम देते हैं ब्रोनिन बॉडीज। क्या बोलते हैं बेटा इनको, ब्रोनिन बॉडीज बोलते हैं, ये याद रखना है। कभी कभी बेटा डॉलिपोर सट्टा जो होता है, डॉलिपोर सट्टे को ब्लॉक करते हैं कुछ स्पेशल बॉडीज, ठीक है ना। इस ओपनिंग को बेटा ऊपर से शट डाउन कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे कुछ स्पेशल बॉडीज, जिन स्पेशल बॉडीज को हम क्या नाम देते हैं बेटा, जिन स्पेशल बॉडीज को हम नाम देते हैं ब्रोनिन बॉडीज नाम देते हैं, समझाया कि नहीं समझाया, ये क्लियर होना बेटा। ये हमने क्या करा, हमने बात करा सेप्टेट माइसीलिया, सेप्टेट हाइफा के बारे में, नॉन सेप्टेट हाइफा के बारे में, डॉलिपोर के बारे में, सिंपल सेप्टा के बारे में, लोअर फंजेस में क्या होता है, हायर फंजेस में क्या होता है, बेसिडियोमाइसीट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ये समझ गए ना बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब और एक चीज याद रखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फंजे की जब बॉडी बनेगी बेटा, तो फंजे की बॉडी किसकी वजह से बनती है, फंजे की बॉडी बनती है बेटा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम हाइफेज बोलते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ, जैसे मानो फर्ज बेटा ग्रुप ऑफ हाइफे बेटा, अलग अलग हाइफेज ग्रुप ऑफ हाइफे, तो जब ये आपस में जुड़ जाएंगे ना बेटा, तो इस ग्रुप ऑफ हाइफे को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं या माइसीलिया बोलते हैं। यानी बॉडी ऑफ फंजे जो है ना बेटा, वो एक्चुअल में बना है बेटा यूनिट से जिनको हम हाइफे बोलते हैं। हाइफे जुड़ गए बेटा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफे को हम क्या बोलते हैं, माइसीलिया बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ फंजेस ऐसे भी होते हैं बेटा जो यूनिसेल्ड होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, और क्या बनाते हैं बेटा, माइसीलिया बनाते हैं, मतलब यूनिसेल्ड नॉन सेप्टेड माइसीलिया बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर फंजेस का एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपको याद रखना है। तो यूनिसेल्ड नॉन माइसीलियल फंजेस जो होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिसेल्ड नॉन माइसीलियल फंजे, ठीक है ना। यानी ऐसे फंजे बेटा जो एक सिंगल सेल के बने हुए हैं, ठीक है, और उनमें बेटा माइसीलिया नहीं बनता है, समझ आ रहा है सर, ठीक है ना। और ऐसे पर्टिकुलर फंजे जो होता है, इसका एग्जांपल आपको याद रखना बेटा, ऐसे फंजेस का एग्जांपल होता है यीस्ट। क्या होता है, यीस्ट होता है, समझ आया कि इसमें यानी कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ पर्टिकुलर फंजेस ऐसे भी होते हैं बेटा जो यूनिसेल्युलर होते हैं, नॉन माइसीलियल होते हैं, यानी कि सिंगल सेल के बेटा माइसीलियम नहीं बनाते बेटा, समझ आ रहा है कि समझा। तो ऐसे पर्टिकुलर फंजेस जो होते हैं बेटा, इनका एग्जांपल जो आता है यीस्ट आता है। अब यीस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, यीस्ट जो है ना, ये क्या करेगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल, ये यीस्ट है बेटा ऐसे, ठीक है ना, सिंगल सेल का बना हुआ है। तो ये क्या करता है बेटा, ये बर्डिंग करेगा, और बर्डिंग की वजह से क्या होगा बेटा, इसकी बॉडी में बहुत सारे बर्ड जो है वो डिटैच नहीं होंगे, कंबाइन होकर रहेंगे बॉडी के अंदर। तो ये बेटा एक माइसीलियम के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। हालांकि ये माइसीलियम नहीं है बेटा, ठीक है, लेकिन दिखेगा कैसा, माइसीलियम के समान स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसे पर्टिकुलर माइसीलियम को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम सूडो माइसीलियम नाम देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम सूडो माइसीलियम नाम देते हैं। ये समझ आ रहा है ना। मैंने आपको बोला बेटा कि नॉर्मली माइसीलियम बेटा बहुत सारी सेल्स का बना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफे होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको हम यूनिसेलुलर फंजेस बोलते हैं, यूनिसेल्ड या यूनिसेलुलर फंजेस बोलते हैं, जो सिंगल सेल के बने होते हैं। तो ये फंजेस क्या करते हैं बेटा, ये माइसीलियम बनाते हैं, लेकिन वो रियल एंड ट्रू माइसीलियम नहीं होता है।
एक्चुअल में होता क्या बेटा कि ये फंजेस जो होते हैं बेटा, इनमें क्या होगा, इनमें जब ये फंजे डिवाइड करेगा, ये बडिंग करता है, तो बडिंग की वजह से क्या होता है बेटा, इसके अंदर पार्ट्स ऐड होने लगते हैं, एक एक बर्ड ऐड होने लगता है। तो जब ये बर्ड्स बेटा कंबाइन होने लगते हैं सीरीज के अंदर, तो ये दिखता कैसे बेटा, ये माइसिलियम के जैसा दिखता है, लेकिन रियलिटी में ये माइसिलियम नहीं होता है। तो इस फॉल्स माइसिलियम को जो यूनिसेलुलर फंजेस के अंदर बनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट के अंदर बनाया जाता है, ऐसे पर्टिकुलर माइसिलियम को हम क्या नाम देते हैं बेटा, उसको हम सूडो माइसिलियम नाम देते हैं। तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रहना चाहिए, सूडो माइसिलियम फॉर्मेशन किसमें होती है बेटा, यूनिसेलुलर फंजे में होती है। क्या सूडो माइसिलियम ट्रू माइसिलियम होता है, नहीं बेटा, ये ट्रू माइसिलियम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको यूडो माइसिलियम, और कहां पे पाया जाता है बेटा, ये ईस्ट के अंदर, ये यूनिसेलुलर से फंजेस के अंदर पाया जाता है। ये समझ आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। हमने अभी बेटा सेप्टेड एंड एसेप्टेड माइसिलियम की बात करी थी, तो याद रखना बेटा, या नॉन सेप्टेड माइसिलियम की बात करें तो आपको याद रखना बेटा म्यूकर एंड राइजोपस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, म्यूकर एक फंजे है बेटा, एंड राइजोपस, राइजोपस भी बेटा एक फंजे है, ठीक है ना। तो म्यूकर एंड राइजोपस जो होता है बेटा, ये क्या करते हैं बेटा, ये बनाते हैं नॉन सेप्टेड माइसिलियम। क्या बनाते हैं बेटा, नॉन सेप्टेड माइसिलियम बनाते हैं, ठीक है ना। और इनका माइसिलियम जो होता है बेटा, नॉन सेप्टेड माइसिलियम जो होता है बेटा, वो कैसा होता है, वो सूनोसाइटिक होता है। सीनोसाइटिक मतलब बेटा वो कैसा होता है, वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। तो याद रखना बेटा, नॉन सेप्टेड माइसिलियम जो बेटा सीनोसाइटिक होता है, कॉमनली किसमें देखने को मिलता है बेटा, म्यूकर एंड राइजोपस में देखने को मिलता है। समझ गए ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक याद रखा बेटा कि सेप्टेड हाइफे क्या होता है, हाइफे से माइसिलियम कैसा बनता है, हाइफे सेप्टेड अगर है तो सेप्टेड का मतलब क्या है, हाइफे नॉन सेप्टेड अगर है तो नॉन सेप्टेड का मतलब क्या है, लोअर फंजेस के अंदर क्या पाया जाता है, नॉन सेप्टेड, हायर फंजेस के अंदर क्या पाया, सेप्टेड। सेप्टेड बेटा डॉलीपोर है तो डॉलीपोर का मतलब क्या है, सेप्टेड अगर सिंपल है तो सिंपल का मतलब क्या है। डॉलीपोर को बेटा कवर किया जाता है बॉडी से, इनको ब्रोनिन बॉडीज बोलते हैं। डॉलीपोर बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियोमाइसिटीज का एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मर्ट्स, ठीक है ना। और आपने याद रखा बेटा कि कुछ यूनिसेलुलर फंजेस ऐसे भी होते हैं बेटा जो माइसिलियम के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम सूडो माइसिलियम बोलते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल याद रखा ईस्ट, और आपने याद रखा बेटा म्यूकर एंड राइजोपस जो होता है बेटा, ये ऐसे फंजेस होते हैं जो नॉन सेप्टेड माइसिलियम बनाते हैं बेटा, और वो नॉन सेप्टेड माइसिलियम कैसा होता है बेटा, वो सूनोसाइटिक होता है। ये समझ गए ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं और क्या है। अब हमारे पास बेटा जो फंजेस जो रेगुलरली क्या करते हैं बेटा, जो रेगुलरली सेप्टेड फंजेस बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ग्रुप ऑफ फंजेस बेटा जिनका रेगुलर नेचर क्या बेटा कि वो रेगुलरली क्या करते हैं, सेप्टेड हाइब्रिड्स बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे फंजेस, ठीक है, जैसे फॉर्म बना लेते हैं, मान लो फॉर्म ये एक फंजे में बना रहा हूँ बेटा, जो रेगुलरली क्या कर रहा है बेटा, सेप्टेड फंजेस बना रहा है, एक ही सीरीज में बना दे रहा हूँ। तो मान लो फॉर्म ये बेटा एक हाइफे है, और ये एक ऐसे फंजे का हाइफा है बेटा जो रेगुलरली क्या करता है बेटा, जो रेगुलरली सेप्टेड बना देता है। तो ऐसे पर्टिकुलर रेगुलरली सेप्टेड फंजेस जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, याद रखना बेटा, ऐसे रेगुलरली इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे रेगुलरली सेप्टेड फंजेस, रेगुलरली सेप्टेड फंजेस, ठीक है ना। कौन है, अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता तो है ना तुम्हें, ठीक है। ऐसे रेगुलरली सेप्टेड फंजेस जो होते हैं बेटा, ठीक है ना। रेगुलरली सेप्टेड का मतलब क्या होगा बेटा, कि जो कंटिन्यूअसली क्या करें, जिनके नेचर की बेटा वो कंटिन्यूअसली क्या बनाएंगे बेटा, सेप्टा बनाएंगे। तो ऐसे रेगुलरली सेप्टेड फंजेस जो होते हैं बेटा, अगर आप इनकी फंजे इनके हाइफे की टिप देखोगे, ठीक है, इन रेगुलरली सेप्टेड फंजेस एट द टिप ऑफ हाइफे, ठीक है ना, एट द टिप ऑफ हाइफे, जो उनका बेटा हाइफे का क्या होता है बेटा, हाइफे का टिप होता है बेटा, ठीक है ना। तो इनके हाइफे के टिप के ऊपर क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको एक स्टेन्ड बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है, स्टेन्ड बॉडी देखने को मिलेगी, या स्टेन्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इनके हाइफे के टिप के ऊपर बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एक बेटा स्मॉल डेंसली स्टेन्ड बॉडी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बेटा, स्मॉल डेंसली स्टेन्ड बॉडी देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख लेना, स्मॉल डेंसली बॉडी स्टेन्ड बॉडी देखने को मिलेगी। और इस बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं सिपेट ज़ेन कॉर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिपेट, SPIT, सिपेट
ZEN कॉर्पर, KORPER। ठीक है ना, ये याद रखना, ये पॉइंट वाइज याद रखना बेटा। तो याद रखना बेटा कि जो रेगुलरली सेप्टेड फंजेस होते हैं, रेगुलरली सेप्टेड फंजेस का मतलब बेटा जिनका नेचर क्या होता है कि वो रेगुलरली क्या बनाते हैं, सेप्टेड हाइफेज ही बनाते हैं। उनकी बॉडी में बेटा हर रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या बनेंगे, सेप्टेड हाइफेज बनेंगे। तो इन पर्टिकुलर हाइफेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हाइफे का टिप होगा, ठीक है ना, जो हाइफे का बेटा इंटीरियर पोर्शन होगा, वहां पे आपको बेटा हर हाइफे के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक स्मॉल डेंसली स्ट्रेन्ड बॉडी देखने को मिलेगी, एक स्मॉल कलर्ड बॉडी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, और इस कलर्ड बॉडी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम नाम देते हैं स्पिट्ज़ेन कॉर्पर बोलते हैं। तो स्पिट्ज़ेन कॉर्पर जो होता है बेटा याद रखना है, स्पिट्ज़ेन कॉर्पर जो होता है, थोड़ा मैं इसको ऐसे बना, स्पिट SPIT ZEN स्पिट्ज़ेन कॉर्पर, KORPER। ठीक है, तो स्पिट्ज़ेन कॉर्पर जो होता है ना बेटा, स्पिट्ज़ेन कॉर्पर क्या होता है बेटा, ये डार्कली स्टेन्ड स्लाइटली स्टेन्ड बॉडी होती है बेटा। किन के अंदर, याद रखना, रेगुलरली सेप्टेड फंजेस के अंदर पाई जाती है। और कहां पे पाया जाता है, एट टिप ऑफ हाइफे पाया जाता है। मान लो फॉर ये बेटा एक हाइफे है, तो इसकी टिप पे बेटा आपको क्या मिलेगा, एक स्टेन्ड बॉडी मिलेगा। इस स्टेन्ड बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम स्पिट्ज़ेन कॉर्पर नाम देते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया, ये क्लियर होना बेटा, ये बिल्कुल भूलना है स्पिट्ज़ेन कॉर्पर का मतलब क्या होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं रब कर रहा हूं बेटा। अब हमने तो बेटा बेसिक लेवल ऑफ कैरेक्टर फीचर कंप्लीट कर दिया बेटा इसका, फंजेस का। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम देख लेते हैं कि फंजे की लाइफ में बेटा कौन कौन सा फेज आता है। ठीक है ना, यानी अगर फंजे का कोई पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, तो उस लाइफ स्पैन में बेटा फंजे की बॉडी में क्या क्या फेजेस पाए जाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बेटा फेजेस ऑफ लाइफ इन फंजे। ठीक है ना, हेडिंग डालेंगे फेजेस इन फंगल लाइफ। ठीक है ना, फेजेस इन फंगल लाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी याद रखना है। ठीक है ना, अब अगर बेटा किसी भी फंजे को, चाहे वो सेप्टेट हो, चाहे वो एसेप्टेट हो, चाहे वो माइसीलियल है, चाहे वो नॉन माइसीलियल है, ठीक है ना, चाहे वो सिंगल सेल है या चाहे वो मल्टी सेल है बेटा, तो हर एक फंजे के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी बॉडी के अंदर बेटा लाइफ स्पैन में दो फेजेस आते हैं। ठीक है, कितने फेजेस आते हैं बेटा, 2 फेजेस आते हैं। तो कौन कौन सा फेज आता है बेटा, हम उसको सिंपलीफाई कर देते हैं। तो पहला फेज जो है बेटा, इसको हम नाम देते हैं, शायद आपको नजर आ रहा है, पहला फेज जो बेटा इसको हम नाम देते हैं। आप बार बार इस डायग्राम की तरफ देख रहे हो, है ना, सब लोग इस डायग्राम की तरफ देख रहे हैं कि सर ने क्या बनाया, पता नहीं रहे क्या है। थोड़ा सब्र रख लो बेटा, मेरे को समझ आ रहा है कि आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, जूम कर करके देख रहे हो क्या है, तो इस टाइम थोड़ी देर बाद आता है, थोड़ा सा सब्र रख लो आप। ठीक है ना, चलिए, तो फेज ऑफ लाइफ जो होती है बेटा, तो ये दो फंजे की लाइफ में बेटा 2 प्रकार की फेज होती है। ये 2 फेज से फंजे की फेज की बेटा 2 लाइफ फेज है बेटा। फर्स्ट फेज जो होता है बेटा, इसको हम नाम दे, याद रखें, इसको नाम है वेजिटेटिव फेज। इसको हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है ना, और दूसरा फेज जो होता है बेटा, इसको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने याद रखना फंजे की लाइफ जो होती है, फंजे की लाइफ में बेटा आपको 2 फेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, एक फेज जो होता है बेटा, एक फेज होता है वेजिटेटिव फेज एंड दूसरा फेज कैसा होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। ठीक है ना, तो मतलब अगर आप एक फंजे का लाइफ स्पैन कंप्लीट देखोगे बेटा, तो इस कंप्लीट लाइफ स्पैन में बेटा फंजे आपको 2 फॉर्म्स में मिलेगा, एक होगा वेजिटेटिव फॉर्म और एक होगा रिप्रोडक्टिव फॉर्म। समझ आया ना, तो इनके कैरेक्टर्स चेक करते हैं बेटा कि रिप्रोडक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है, वेजिटेटिव फॉर्म का मतलब क्या है। तो अगर आप बेटा फंजे को कहां पे देख रहे हो बेटा, अगर आप इसको वेजिटेटिव फॉर्म में देख रहे हो या वेजिटेटिव फेज में देख रहे हो, ठीक है ना, तो वेजिटेटिव फेज की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है बेटा, कि ये फंजे जो वेजिटेटिव फेज की बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है, कि वो फंजे बेटा जो अभी कहां पे है, अभी वेजिटेटिव फेज में है। तो वेजिटेटिव फेज में क्या होता है बेटा, कि फंजे सबस्ट्रेटम के ऊपर पाया जाएगा। ये तो आपको पता है बेटा, फंजे हमेशा सबस्ट्रेटम के ऊपर होगा बिकॉज दे आर सैप्रोफाइटिक। ठीक है, या कभी पैरासाइटिक भी होते हैं, तो ये एक सबस्ट्रेट के ऊपर पाए जाते हैं। तो जैसे बेटा इनकी लाइफ में वेजिटेटिव फेज आता है, तो वेजिटेटिव फेज में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला काम जो इनका होता है वेजिटेटिव फेज का, वो ये होता है बेटा, या आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो बेटा कि कौन सा फेज वेजिटेटिव फेज है, तो याद रखना बेटा वो फेज वेजिटेटिव फेज माना जाता है जिसके अंदर बेटा फंजे सबस्ट्रेटम के ऊपर होगा। और इस टाइम पे ये क्या
क्या कर रहा होगा बेटा, ये रैपिड एब्जॉर्प्शन कर रहा होगा किसका, न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। ये याद रखना है। यानी जब एक फंजे कहाँ पे होता है बेटा, जब एक फंजे वेजिटेटिव फेज पे होता है तो वेजिटेटिव फेज में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बेटा, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सबस्ट्रेटम। रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सबस्ट्रेटम। यानी इस पर्टिकुलर फेज में क्या करेगा बेटा, ये फंजे ये क्या करता है बेटा, ये अपने सबस्ट्रेटम से बहुत रैपिड तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से क्या करता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। समझ आएगा नहीं समझा? तो पहला पॉइंट याद रखना बेटा, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको इधर ही याद हो जाए। तो पहला पॉइंट याद रखना बेटा, इन केस ऑफ वेजिटेटिव फेज, ठीक है ना, ऑफ फंजे, तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, फंजे अपने सबस्ट्रेटम से बहुत रैपिड तरीके से, बहुत फास्ट स्पीड से क्या करेगा बेटा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट बेटा वेजिटेटिव फेज का देख लेते हैं। सेकंड फेज पॉइंट क्या है इसका बेटा, इन केस ऑफ वेजिटेटिव फेज, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट ये है बेटा कि वेजिटेटिव फेज में जो फंजे होता है ना, ये नॉट नोटिसेबल होता है, ये नॉट नोटिसेबल होता है। अब इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जब फंजे वेजिटेटिव फेज में होगा तो ये ज्यादा बेटा दिखता नहीं है, ठीक है ना। ये बेटा ज्यादा मतलब आपको ऑब्जर्व नहीं होगा बेटा, ये ज्यादा आपको दिखेगा नहीं। ये क्या करता है बेटा, ये अपने आप को क्या करता है, छुपा देता है ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज, ठीक है। अब क्यों नहीं दिखता बेटा, इसके रीजन है। पहला रीजन ये है बेटा, वेजिटेटिव फेज में जो फंजे होता है ना बेटा, ये हाइलाइन होता है। कैसा होता है, हाइलाइन। हाइलाइन का मतलब बेटा स्लाइटली ट्रांसपेरेंट होता है। हाइलाइन मतलब स्लाइटली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, इन केस ऑफ वेजिटेटिव फेज, मेजर पार्ट जो माइसीलियम का होता है ना, मेजर पार्ट जो माइसीलियम का होगा, मेजर पार्ट जो माइसीलियम का होगा बेटा, मेजर पार्ट ऑफ माइसीलियम, ठीक है ना, ये पाया जाता है इनसाइड सबस्ट्रेटम, इनसाइड सबस्ट्रेटम, इनसाइड सबस्ट्रेटम पाया जाता है। समझ आया कि समझ आया? यानी बेटा ये इसलिए नहीं दिखता है कि ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज, बिकॉज एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है बेटा, ठीक है ना, और दूसरा बेटा मेजर पार्ट जो इसका बॉडी का होता है ना बेटा, वो कहाँ पे पाया जाता है, वो इनसाइड द सबस्ट्रेटम पाया जाता है। समझ आया नहीं समझ आया? तो आपने याद रखा बेटा कि जो फेज वेजिटेटिव फेज होता है फंजे का, वेजिटेटिव फेज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है बेटा, यहाँ पे फंजे जो होता है बेटा वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा होता है सबस्ट्रेटम से। और दूसरी प्रॉपर्टी आपने याद रखी बेटा, यहाँ पे फंजे तो वो नॉट नोटिसेबल होता है, ये दिखता नहीं है बेटा। दिखता है क्यों नहीं, बिकॉज ऑफ टू प्रॉपर्टीज। पहला बेटा ये हाइलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और दूसरा मैक्सिमम हाइफेज जो होंगे ना बेटा वो इनसाइड सबस्ट्रेटम होंगे, और थोड़ी बहुत हाइफेज सरफेस पे होती है, तो इसलिए ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता है। समझ गए ना। अब यानी अब वेजिटेटिव फेज में बेटा हमने देखा कि ये मैक्सिमम क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम सबस्ट्रेट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए बेटा इसको एसिमिलेटिव फेज भी बोलते हैं, एसिमिलेटिव फेज भी बोलते हैं। यानी शॉर्ट में अगर मैं बोल दूं ना बेटा आपको, ये ऐसा फेज है बेटा लाइफ का जहां पे फंजे जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है, किसके लिए बेटा, आगे आने वाले टाइम के लिए, जब वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। यानी इस फेज में बेटा कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बिकॉज इस फेज में बेटा ओनली क्या हो रही है, तैयारी हो रही है, किस काम के लिए बेटा, रिप्रोडक्शन वाले काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इस फेज को क्या बोलते हैं, एसिमिलेटिव और वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। समझ आया ना। चलिए ये तो पहला लाइफ फेज हो गया। अब सेकंड फेज कौन आता है बेटा, रिप्रोडक्टिव फेज आता है। रिप्रोडक्टिव फेज में आपको बेटा फर्स्ट चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो बेटा फंजेस होते हैं, ये विजिबल और कॉन्सेप्शियस होते हैं, विजिबल होते हैं और कॉन्सेप्शियस होते हैं, मतलब ये दिखाई देता है बेटा, समझ रहे ना, ये विजिबल होते हैं बेटा, ये क्लियर हो ना। सेकंड बेटा हाइफे जो होते हैं ना, हाइफे बेटा एरियल होते हैं, एरियल होते हैं और विजिबल होते हैं। मतलब हाई फेज को क्या हुआ बेटा, अभी तक तो इधर तो बेटा सबस्ट्रेटम के अंदर थे मैक्सिमम, इनके सब वेजिटेटिव, लेकिन इनके सब रिप्रोडक्टिव अब क्या होगा बेटा, अब हाई फेज सबस्ट्रेटम से बाहर आएंगे। मैक्सिमम हाई फेज बेटा अबोव द सबस्ट्रेटम होंगे, और थोड़े बहुत हाई फेज कहां पे होंगे, इनसाइड द सबस्ट्रेटम होंगे। समझ आया कि नहीं समझ आया, पक्का समझा रहा है बेटा। अगर आपको याद, हमने बेटा एंडोबायोटिक पढ़ाया था, वहां पे मैंने एंडोबायोटिक में बोला था बेटा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है बेटा इनसाइड होता है, समझ आया ना, तो वो वेजिटेटिव को डिफाइन करता है। चलिए, तो हाई फेज होता है बेटा एरियल होता है, और कैसे होता है बेटा, विजिबल होता है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज में फंजे क्या करेंगे, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं बेटा। समझ आया ना। तो यानी रिप्रोडक्टिव फेज में बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं,
जिनको फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, और फ्रूटिंग बॉडी बेटा सबस्ट्रेटम से बाहर आ जाती है। समझ आया कि नहीं समझ आया, याद रखना बेटा। और विजिबल हो गया, हाइफे फ्रूटिंग बॉडीज हो गया। और याद रखना बेटा इस स्टेज में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स बेटा कलर्ड हो सकते हैं या कलरलेस हो सकते हैं। इस स्टेज में बेटा स्पोर्स बनाए जाते हैं, और स्पोर्स कैसे होते हैं बेटा, कलर्ड होते हैं, या तो कहीं पे क्या मिलेंगे, कलरलेस मिलेंगे। ये समझाया ना बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपने याद रखा बेटा फेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव, फेजेस ऑफ लाइफ इन फंजीज। तो दो फेजेस होते हैं बेटा। पहला फेज होता है बेटा वो वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव में बेटा फूड स्टोरेज करा जाता है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज करा जाता है, कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और फंजीज वो ज्यादा दिखते नहीं है क्योंकि उनका मैक्सिमम एरिया क्या पे पाया जाए, सबस्ट्रेटम में न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करने के लिए रखा जाता है। रिप्रोडक्टिव में बेटा फंजी बाहर आएगा, ये अपने आप को विजिबल करेगा, इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज नाम देते हैं। समझ गए ना। अब याद रखना बेटा, अगर आपको याद हो हमने जब स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा था तो ये याद रखना बेटा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ फंजीज ऐसे होते हैं बेटा, ठीक है ना, वो क्या करते हैं बेटा, वो वेजिटेटिव फेज के अंदर, कभी कभी कुछ फंजीज बेटा ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो वेजिटेटिव फेज के अंदर क्या करेंगे, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ फंजीज बेटा वेजिटेटिव फेज के अंदर क्या करते हैं बेटा, अपनी बॉडी के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम प्लाज्मोडियम नाम देते हैं। याद है ना, हमने स्लाइड मोड में पढ़ा था, इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडियम। इसको बेटा आप प्रोटोजोआ के प्लाज्मोडियम के साथ कंफ्यूज मत कर देना, ये अलग प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, कुछ फंजीज जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, वो क्या करते हैं बेटा, वेजिटेटिव फेज के अंदर एक मल्टी न्यूक्लिएट फ्री लिविंग एमोबॉइड मास बनाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं बेटा, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्री, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ बेटा, कुछ फंजीज क्या करते हैं बेटा वेजिटेटिव फेज के अंदर, सम फंजीज, ठीक है ना, ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज, ठीक है, वेजिटेटिव फेज के अंदर क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये फ्री लिविंग, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या करते हैं बेटा, ये फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है ना, फ्री लिविंग मल्टी बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे बेटा, फ्री लिविंग मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है ना, एमोबॉइड मास बनाते हैं, एमोबॉइड मास बनाते हैं बेटा, फ्री लिविंग मल्टीन्यूक्लिएट एमोबॉइड मास बनाते हैं। और इस एमोबॉइड मास के बाद क्या मिलेगा बेटा, आपको प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, ठीक है। इसमें बेटा कोई वॉल सेल वॉल स्ट्रक्चर नहीं होता बेटा, ये एमोबॉइड मास होता है बेटा किसका, ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और इसमें बेटा कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता, विदाउट वॉल्स। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम नाम। समझ गए ना। एग्जाम्पल बेटा याद रखना है, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है ना। तो आपने याद रखा बेटा, कुछ फंजीज जो होते हैं बेटा, कुछ फंजीज अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में, अपनी वेजिटेटिव फेज में, अपनी वेजिटेटिव लाइफ में क्या करते हैं बेटा, वो करते हैं ये, वो अपने एक बॉडी में एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के बाहर कोई वॉल नहीं पाया जाता बेटा, ओनली प्रोटोप्लाज्म का मास होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। और इस प्रोटोप्लाज्म के मल्टी न्यूक्लिएट मास को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोडियम नाम देते हैं। एग्जाम्पल आएगा स्लाइम मोल्ड्स। आप बोलोगे सर स्लाइम मोल्ड तो हमने प्रोटेस्टा में पढ़ा था, यहाँ पे कैसा आया, एक्चुअल बेटा स्लाइम मोल्ड्स फंजीज होते हैं, लेकिन उनको रखा कहाँ पे गया बेटा, प्रोटेस्टा के अंदर रखा गया। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, समझ गए ना। तो आपने याद रखा बेटा, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर वेजिटेटिव लाइफ में, बार बार मैं बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव लाइफ में मल्टी न्यूक्लिएटेड इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक इंपॉर्टेंट है बेटा, विदाउट सेल वॉल मास बनता है जो फ्री लिविंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम प्लाज्मोडियम नाम देते हैं। तो प्रोटोजोआ में बेटा मलेरिया के प्लाज्मोडियम से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इट इज अ डिफरेंट प्लाज्मोडियम। समझ आया कि नहीं समझ आया। चलिए ये आपने याद रखा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका बेटा बिल्कुल भूलना नहीं है। तो मैं एक बार दोबारा बता दूं, फेज ऑफ लाइफ में बेटा हमने पढ़ा वेजिटेटिव फेज है एंड रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक है ना। सेकंड चीज आपने याद रखी बेटा कि वेजिटेटिव फेज जो होता है बेटा रैपिड एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स की सबस्ट्रेटम से, एसिमिलेटिव फेज बोलते हैं, यहाँ पे बेटा ये नोट से नहीं होते, दिखते नहीं है, बिकॉज हाईलाइट का मेजर पार्ट बेटा सबस्ट्रेटम के अंदर होता है। कुछ फंजीज बेटा वेजिटेटिव फेज के अंदर क्या करते हैं बेटा, मल्टीन्यूक्लिएट मास बनाते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस मल्टीन्यूक्लिएटेड मास मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम प्लाज्मोडियम नाम देते हैं। समझ गए ना बेटा। चलिए अब यहाँ पे भी आते हैं, इधर आते हैं बेटा। अब कुछ फंजीज होते हैं बेटा जब इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना।
कुछ फंजेस जो होते हैं बेटा, जब इनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है ना, ठीक है ना, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा बेटा, वेजिटेटिव बॉडी से बनेगा। पहले वेजिटेटिव बॉडी थी, ठीक है ना, अब वेजिटेटिव बॉडी बेटा मॉडिफाई होगी तो क्या बनेगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो इनमें क्या होता है बेटा, इनमें होल बॉडी कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। या कुछ फंजेस के अंदर बेटा होल बॉडी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होती है, बॉडी का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेटा किसी भी फंजे के अंदर होल बॉडी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम बेटा अलग नाम देते हैं। अगर किसी फंजे के अंदर बेटा होल बॉडी नहीं, बॉडी का एक हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, उसको हम अलग नाम देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बेटा कहाँ से कितना पार्ट बनता है, इसके बेसिस पे जो फंजेस जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास दो तरीके के फंजेस होते हैं। ये समझ आया ना, यानी बेटा फंजेस का जो थैलस है, हमने बेटा थैलस की बात करी है। अगर पूरा का पूरा थैलस क्या कर गया बेटा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना गया, तो ऐसे पर्टिकुलर फंजेस को हम क्या बोलते हैं। अगर बेटा थैलस का आधा हिस्सा क्या बना गया, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना गया, तो ऐसे फंजेस को क्या नाम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं बेटा इसको। तो अगर बेटा मान लो ये रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर होता है बेटा, तो फॉर जो आपके पास बेटा फंजे है, ठीक है ना, तो आपके पास बेटा फंजे है बेटा, कोई फंजे, ठीक है ना, तो इस फंजे में क्या हो रहा है बेटा, इसमें एंटायर थैलस है बेटा, ठीक है ना, एंटायर थैलस मेरे को बताने की जरूरत नहीं बेटा, आपको ऑलरेडी पता है। तो इस फंजे के अंदर क्या हो रहा है बेटा, एंटायर थैलस, ठीक है ना, कन्वर्ट हो रहा है बेटा, कन्वर्ट्स इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है ना, इन फंजेस के अंदर क्या हो रहा है, इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इन फंजेस के अंदर हो क्या रहा है बेटा, हम अभी देखेंगे इनको बोलते क्या है। तो इन फंजेस के अंदर जिनके बेटा फॉलो, ये फंजे नंबर 1 है बेटा, दिस इज फंजे नंबर 1 एंड दिस इज फंजे नंबर 2। तो हमने बोला बेटा कि फंजे नंबर 1 जो है बेटा, ये क्या कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फेज से निकल के जब रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, तो ये क्या करेगा बेटा, ये अपने पूरे के पूरे वेजिटेटिव थैलस को, एंटायर वेजिटेटिव थैलस को क्या करेगा बेटा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, ये क्या करेगा, फंजे नंबर 2 ओनली अ पार्ट, ठीक है ना, ओनली अ पार्ट ऑफ थैलस, only a part of thallus is converted, only a part of thallus is converted to reproductive structure, is converted to reproductive structure। नाम बाद में बोलेंगे बेटा, पहले कैरेक्टर याद रखिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला बेटा कि रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर बेटा फंजेस दो तरीके से बिहेव करते हैं। एक फंजे ऐसा है बेटा कि जिसने अपने वेजिटेटिव बॉडी को, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को क्या कर दिया बेटा, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किसमें कर दिया, रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। इसका हाइफी था बेटा, वेजिटेटिव हाइफी जो न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर रहा था, लेकिन जैसे रिप्रोडक्शन का टाइम आया तो पूरा का पूरा हाइफी कन्वर्ट किसमें हो गया बेटा, रिप्रोडक्टिव बॉडी में कन्वर्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये वाले फंजेस जो बेटा, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बेटा, ये क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी को कन्वर्ट नहीं करते किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज। इनकी आधी बॉडी अभी भी वेजिटेटिव रहेगी और आधी बॉडी क्या होती है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। समझ आया ना, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये वाला जो फंजे नंबर 1 है, ठीक है, जो पूरी बॉडी को कन्वर्ट करा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, ये नॉर्मली बेटा, जनरली है, ये जनरली बेटा यूनिसेल फंजे होते हैं, यूनिसेल फंजे, यानी ये ऐसे फंजे से बेटा जो एक सिंगल सेल के बने, मतलब इनमें एक सिंगल सेल था बेटा, वही सिंगल सेल वेजिटेटिव की तरह भी काम कर रहा था, और वही सिंगल सेल जो बेटा वो क्या कर गया बेटा, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट हो गया। तो सिंगल सेल फंजे था बेटा, समझ आया ना। ये सिंगल सेल होते हैं। और ये कैसे होता है बेटा, ये मल्टी सेल होता है बेटा, जनरली मल्टी सेल, जनरली मल्टी सेल। समझ आया कैसे। तो अब याद रखना बेटा, वो फंजेस बेटा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, वो फंजेस बेटा जो क्या करते हैं, जो अपनी पूरी की पूरी थैलॉइड बॉडी को, ठीक है ना, वो फंजेस बेटा जो क्या करते हैं, जो अपनी पूरी की पूरी थैलॉइड बॉडी को या पूरे के पूरे वेजिटेटिव बॉडी को कन्वर्ट किसमें करेंगे बेटा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। और नेचर में यूनिसेल होते हैं बेटा, ऐसे पर्टिकुलर फंजेस को हम नाम देते हैं होलो कार्पिक फंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, होलो कार्पिक फंजेस बोलते हैं। वो फंजेस बेटा जिन्होंने पूरी बॉडी को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं किया, पूरे थैलस को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं किया, आधे हिस्से को कन्वर्ट
कन्वर्ट कर दिया और आधे को नहीं करा बेटा, ऐसे पर्टिकुलर फंजेस को हम नाम देते हैं यूकार्पिक फंजे। क्या बोलते हैं बेटा? यूकार्पिक फंजे बोलते हैं। समझ आया? तो मतलब आपने याद रखना डिपेंडिंग अपॉन द कन्वर्जन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो आपने याद रखना बेटा फंजेस दो तरीके के होते हैं, या तो बेटा फंजे होलोकार्पिक होगा या तो फंजे कैसा होगा? यूकार्पिक होगा। होलोकार्पिक है तो कंप्लीट थैलस इज कन्वर्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यूकार्पिक है हाफ थैलस इज कन्वर्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। समझ आया ना बेटा? एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जांपल इसका याद रखिए बेटा। तो इसका एग्जांपल जो आएगा बेटा वो आएगा यीस्ट, वो आपको पता ही बेटा पहले से। तो इसमें बेटा एग्जांपल आएगा यीस्ट बिकॉज़ इट इज सिंगल सेल एंड सिनसाइटियम। ठीक है ना? तो याद रखना बेटा यीस्ट एंड सिनसाइटियम जो बेटा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यीस्ट एंड ये बिल्कुल बेटा बिल्कुल भूलना नहीं है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए बेटा। तो याद रखना बेटा yeast and syncytium are holocarpic fungi. They convert their whole vegetative body into the reproductive structure. समझ आया ना? तो इधर भी एग्जांपल देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे एग्जांपल जो आएगा बेटा वो आएगा म्यूकर एंड राइजोपस। म्यूकर एंड राइजोपस, म्यूकर एंड राइजोपस। ठीक है ना बेटा? तो ये हो गया बेटा क्या? ये हो गया यूकार्पिक एंड होलोकार्पिक फंजी। एग्जांपल बेटा इंपॉर्टेंट है, यीस्ट एंड सिनसाइटियम आर होलोकार्पिक फंजी। ठीक है ना? राइजोपस एंड म्यूकर आर यूकार्पिक फंजी। ये याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया ना बेटा? तो एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। तो फेजेस दो थे, वेजिटेटिव था, रिप्रोडक्टिव था। वेजिटेटिव में बेटा बिकॉज हाईलाइन होता है और मैक्सिमम बॉडी सबस्ट्रेटम के अंदर पाई जाती है, कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता है बेटा। वेजिटेटिव में हमने देखा बेटा कुछ फंजीज ऐसे होते हैं जो अपनी वेजिटेटिव लाइफ में बेटा एक मास ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं जिसमें कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता, उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। एग्जांपल आपने याद रखा बेटा, एग्जांपल यीस्ट था। चलिए रिप्रोडक्टिव में याद रखना बेटा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दो तरीके से बन सकते हैं। अच्छा रिप्रोडक्टिव होता क्या बेटा? यहाँ पे विजिबल होगा बेटा, यहाँ पे बाहर आएगा, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब रिप्रोडक्टिव फेज होता है बेटा, ये दो तरीके से डेवलप होता है। या तो पूरी की पूरी फंजे की बॉडी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगी या तो फंजे की आधी बॉडी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगी। अगर पूरी बना ली है तो होलोकार्पिक बोलेंगे। एग्जांपल याद रखना यीस्ट एंड सिनसाइटियम। अगर आधी बॉडी बनाते हैं तो इसको बेटा यूकार्पिक बोले। एग्जांपल याद रखना राइजोपस एंड म्यूकर। ये समझ गए ना बेटा? तो ये खत्म हो जाता है, इसको मैं रख कर देता हूं। चलिए तो ये तो आपने पढ़ लिया बेटा। अब हम आगे आते हैं और कुछ चीजें सीखने के लिए। अब और एक चीज याद रखना बेटा, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना बेटा, ये थैलस पढ़ाया बेटा, मैंने आपको बोला कि यूकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। अब याद रखना यूकार्पिक जो होते हैं, यूकार्पिक फंजी ये मोनोसेंट्रिक हो सकते हैं या पॉलीसेंट्रिक हो सकते हैं। ठीक है? यूकार्पिक फंजी जो होते हैं बेटा या तो कैसे होते हैं, या तो मोनोसेंट्रिक होते हैं और या तो कैसे होते हैं बेटा पॉलीसेंट्रिक होते हैं। मोनोसेंट्रिक जो होता है बेटा, मतलब मैंने आपको बोला था कि यूकार्पिक फंजी जो है ना बेटा, इसमें क्या होगा, आधा बॉडी का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आधा बॉडी कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। अब जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या बनाता है? फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर होता है बेटा जो आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सुपोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखना। फ्रूटिंग बॉडी बेटा वो स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके कन्वर्ट किसमें होगा? सुपोरेंजिया में कन्वर्ट होगा। सुपोरेंजिया मतलब बेटा ऐसा सैक, ऐसी थैली, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। समझ आ रहा है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन की यूकार्पिक फंजी जो है वो कितने सुपोरेंजिया बना रहा है। ठीक है ना? डिपेंडिंग अपॉन की यूकार्पिक फंजी जो है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका यूकार्पिक फंजी जो है बेटा वो कितने स्पोरेंजिया बनाता है, तो हम बोलते हैं बेटा ये यूकार्पिक फंजी दो तरीके के होते हैं। ठीक है ना? या तो ये बेटा मोनोसेंट्रिक यूकार्पिक फंजी होंगे या तो ये बेटा पॉलीसेंट्रिक यूकार्पिक फंजी होंगे। ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन, याद रखना डिपेंडिंग अपॉन कि आपका फंजी जो है बेटा, ठीक है ना, आपका यूकार्पिक फंजी जो है बेटा वो सुपोरेंजिया बना रहा है। ठीक है ना? और कितने सुपोरेंजिया बना रहा है। अगर वो बेटा एक सिंगल सुपोरेंजिया बनाएगा तो उसको मोनोसेंट्रिक यूकार्पिक बोलेंगे। अगर वो बेटा बहुत सारे सुपोरेंजिया बनाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक यूकार्पिक बोलते हैं। तो ये याद आएगा बेटा। तो मोनोसेंट्रिक यूकार्पिक का मतलब वन सुपोरेंजिया, पॉलीसेंट्रिक यूकार्पिक का मतलब मेनी सुपोरेंजिया। ये याद आएगा ना बेटा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चले ये खत्म हो जाता है बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा,
आप याद रखना बेटा कि यीस्ट वाली सेल जो होती है ना, या यीस्ट सेल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख सकते हो तो लिख देना, इंपॉर्टेंट है। यीस्ट सेल के अंदर बेटा सेम सेल, सिंगल सेल जो होती है ना, वो वेजिटेटिव काम नहीं करती और वो रिप्रोडक्टिव काम नहीं करती, ठीक है, क्योंकि यीस्ट है और सिंसेट है बेटा सिंगल सेल के बने, तो उनमें वेजिटेटिव सेल भी वही है और रिप्रोडक्टिव सेल भी वही है, यानी सिंगल सेल जो बेटा वो बिहेव करती है एज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड सिंगल सेल जो बेटा वो बिहेव करती है एज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अब कुछ फंजेस ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको हम डायमॉर्फिक फंजेस बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ फंजेस बेटा ऐसे फंजेस होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, डायमॉर्फिक फंजेस नाम देते हैं। डायमॉर्फिक फंजे का मतलब क्या हुआ बेटा कि इनकी लाइफ में बेटा ये दो स्टेज में मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ फंजेस होते हैं, इधर लिख देते हैं, कुछ फंजेस जो होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, डायमॉर्फिक फंजेस होते हैं, डायमॉर्फिक फंजेस। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ फंजेस जो होते हैं बेटा ये कैसे होते हैं, ये डायमॉर्फिक फंजेस। अब डायमॉर्फिक फंजे बेटा यूकार्पिक भी हो सकता है, डायमॉर्फिक फंजे बेटा होलोकार्पिक भी हो सकता है, डायमॉर्फिक फंजे बेटा सेप्टेट भी हो सकता है, एसेप्टेट भी हो सकता है, ठीक है। तो फंजेस जो बेटा डायमॉर्फिक होते हैं, तो डायमॉर्फिक का मतलब क्या होता है बेटा, ये लाइफ में बेटा दो स्टेज में मिलते हैं, ठीक है, दो टाइप्स में मिलते हैं। या तो बेटा यूनिसेलर स्टेज में मिलेंगे, यूनिसेल स्टेज में मिलेंगे, या तो बेटा माइसीलियल स्टेज में मिलेंगे, माइसीलियल मतलब मल्टीसेलर स्टेज में मिलेंगे, ठीक है ना। डायमॉर्फिक फंजेस होते हैं बेटा, डायमॉर्फिक फंजेस ऐसे फंजेस होते हैं बेटा जो लाइफ में कितने स्टेज में मिलते हैं, टू स्टेज में मिलते हैं। इनकी कभी लाइफ यूनिसेलर स्टेज से गुजरेगी और इनकी कभी लाइफ कैसे होती है बेटा, माइसीलियल स्टेज से होती है। तो ऐसे फंजेस जो बेटा यूनिसेलर भी हो सकते हैं और माइसीलियल बाद में मल्टीसेलर भी हो सकते हैं, ऐसे फंजेस को हम क्या नाम देते हैं, डायमॉर्फिक फंजेस नाम देते हैं, ठीक है। तो डायमॉर्फिक फंजेस का एग्जांपल याद रखना बेटा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो डायमॉर्फिक फंजेस का एग्जांपल याद रखना बेटा, फर्स्ट है म्यूकोरॉक्सी, याद रखना म्यूकोरॉक्सी, MUCOR रॉक्सी, ROUX, ठीक है ना। सेकंड है बेटा टेफरीनस मड, टेफरीनस मड, ठीक है ना। तो म्यूकोरॉक्सी जो बेटा इट इज अ डायमॉर्फिक फंज, टेफरीनस मड जो बेटा इट्स अ डायमॉर्फिक फंज, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्लास्टोमाइटिस डर्मेटाइटिस, ब्लास्टोमाइटिस डर्मेटाइटिस, ठीक है ना। तो म्यूकोरॉक्सी, टेफरीनस मड एंड ब्लास्टोमाइटिस डर्मेटाइटिस, ठीक है ना। ये फंजेस ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम डायमॉर्फिक फंजेस बोलते हैं। डायमॉर्फिक फंजे का मतलब क्या हुआ बेटा, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, माइसीलियल भी हो सकते हैं, यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलर भी हो सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमॉर्फिक फंजेस बोलते हैं, ठीक है ना। मोनोमॉर्फिक फंजे कौन होता है बेटा, मोनोमॉर्फिक फंजे यीस्ट होता है बेटा, वो हमेशा कैसे मिलेगा, यूनिसेलर स्टेज में मिलेगा, समझाया ना। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम पढ़ते हैं टिश्यू एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फंजेस। ये क्लियर हुआ ना बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा टिश्यू एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फंजेस। चलिए तो आज आपने क्या याद रखा बेटा, आज आपने याद रखा कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बेटा, हमने पहले सबसे पहले सेप्टेट एंड एसेप्टेट पढ़ा था। सेप्टेट में आपने बोला कि उनके बीच में क्रॉस वॉल होगा। क्रॉस वॉल दो तरीके का होगा, सिंपल हो सकता है या डॉलीपोर हो सकता है। सिंपल होगा ठीक है तो एस्कोमाइस्टिस में पाया जाता है, डॉलीपोर होगा तो क्या कहाँ पे पाया जाता है, बेसिडियोमाइस्टिस में पाया जाता है। आपने याद रखा कि बेसिडियोमाइस्टिस के एक्सेप्शन है बेटा, जहाँ पे डॉलीपोर नहीं मिलता है वो होता है बेटा स्मट एंड रस्ट, ठीक है ना। इसके बाद आपने बोला बेटा कि सेप्टेट फंजेस जो होते हैं बेटा ये हायर, सेप्टेट हाइफेज होते हैं बेटा ये हायर फंजेस में पाए जाते हैं, और एक्सेप्टेड हाइफेज होते हैं बेटा ये लोअर फंजेस के अंदर पाए जाते हैं। ये भी आपने याद रखा आज। इसके अलावा आपने बोला बेटा कभी कभी क्या होता है कि यूनिसेलर नॉन माइसिलर फंजेस होते हैं। वो यूनिसेलर नॉन माइसिलर फंजेस क्या करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं बेटा, वो एक माइसिलियम समान स्ट्रक्चर बनाते हैं बिकॉज ऑफ द बडिंग, लेकिन वो माइसिलियम नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सूडो माइसिलियम बोलते हैं, ठीक है ना। सूडो माइसिलियम और प्लाज्मोडियम को आपस में कंफ्यूज मत कर देना बेटा, ठीक है। सूडो माइसिलियम बेटा बडिंग की वजह से माइसिलियम के समान बनने वाला स्ट्रक्चर होता है जो यीस्ट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडो माइसिलियम बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने आज की क्लास में पढ़ा बेटा, हमने देखा कि जो रेगुलरली सेप्टेड फंजेस होते हैं, जो कंटिन्यूसली बेटा सेप्टा बनाते हैं, उनके हाइफा के टिप के ऊपर बेटा आपको क्या मिलेगा, आपको एक स्मॉल
स्लाइटली स्टेन्ड बॉडी मिलेगा बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पर्जन कॉर्पर नाम देते हैं। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, प्रेजेंस ऑफ स्पर्जन कॉर्पर होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपने देखा बेटा कि फंजेस की बॉडी में दो तरीके के फेजेस पाए जाते हैं बेटा, वेजिटेटिव फेज पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज पाया जाता है। वेजिटेटिव फेज जो होता है बेटा ऐसा फेज होता है जहाँ पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, जहाँ पे फंजे दिखने वाला नहीं है बेटा, बिकॉज मैक्सिमम फंजे कहाँ पे पाए जाते हैं, इनसाइड सबस्ट्रेटम पाया जाता है। लेकिन आपने बोला रिप्रोडक्टिव फंजे ऐसे फंजे जहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगे, स्पोरेंजिया बनेंगे, फंजे दिखेगा, ठीक है ना, बिकॉज फंजे का मैक्सिमम पार्ट अबव द सबस्ट्रेटम पाया जाता है, ठीक है ना। आपने देखा बेटा वेजिटेटिव बॉडीज के अंदर प्लाज्मोडियम बनाते हैं कुछ फंजेस। प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा, इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, जिसके बाद बेटा सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा आपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में फंजेस दो तरीके के होते हैं, यूकार्पिक हो सकते हैं, होलोकार्पिक हो सकते हैं। यूकार्पिक है तो आधा पार्ट कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, होलोकार्पिक है तो पूरा पार्ट कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। होलोकार्पिक बेटा एग्जांपल आपने याद रखे ईस्ट एंड सिनसाइट्रियम, एंड यूकार्पिक के एग्जांपल आपने याद रखे बेटा म्यूकर एंड राइजोपस। समझ आया ना बेटा। इसके बाद आपने देखा बेटा कि यूकार्पिक फंजेस जो होते हैं बेटा वो मोनोसेंट्रिक हो सकते हैं, पॉलीसेंट्रिक हो सकते हैं। मोनोसेंट्रिक मतलब एक सुपरएंजिया, पॉलीसेंट्रिक मतलब मेनी सुपरएंजिया। इसके बाद आपने और एक चीज याद रखी बेटा कि फंजेस जो होते हैं बेटा, ठीक है ना, ये इनकी बॉडी में और एक तरह के कुछ फंजेस डायमॉर्फिक होते हैं। डायमॉर्फिक का मतलब बेटा वो अपनी लाइफ साइकिल में दो स्टेज होगा, यूनिसेलुलर स्टेज भी होगा और मल्टीसेलुलर स्टेज को हम डायमॉर्फिक फंजेस बोलते हैं। एग्जांपल आपने याद रखा बेटा म्यूकोरॉक्सी आपने याद रखा, टेफरिनस स्मट आपने याद रखा, एंड ब्लास्टोमाइट्स डर्मेटाइट्स आपने याद रखा, ठीक है ना। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा है बेटा, एक मिनट होल्ड कर दीजिए। तो ये बेटा आज की क्लास में हमने शुरुआत में पढ़ा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम पढ़ते हैं टिश्यू एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फंजी, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे बेटा टिश्यू एंड सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फंजी। टिश्यू एंड सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ फंजी, ठीक है ना। अब होता क्या बेटा, ये याद रखना है कि ये जो मैं बेटा आपको जो टिश्यू एंड सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ ना, ये बेटा मैं हायर फंजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। लोअर फंजेस में बेटा सिंगल सेल होगा तो वहां पे बेटा ऐसा कोई टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर या हाइफे लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है। अगर हम हायर फंजेस की बात करें बेटा, तो हायर फंजेस में क्या होता है कि जब हायर फंजेस का फॉर्मेशन होता है ना, तो हायर फंजेस की फॉर्मेशन में होता क्या बेटा कि माइसिलियम जो है ना बेटा, माइसिलियम ऑर्गेनाइज होता है। माइसिलियम मतलब ये हुआ बेटा, जब हायर फंजेस की बॉडी बनेगी और हायर फंजे के अंदर बेटा थैलस फॉर्मेशन शुरू होगा, तो होता क्या बेटा कि बहुत सारे माइसिलिया जो है ना बेटा, ठीक है ना, वो आपस में क्या होने लगते हैं, ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, कंबाइन होने लगते हैं। तो जब ये ऑर्गेनाइज होने लगते हैं और कंबाइन होने लगते हैं बेटा, तो ये क्या करते हैं, एक लूजली कॉम्पैक्ट आप बोल सकते हैं, एक लूजली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं या लूजली वोवन स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। ये लूजली वोवन स्ट्रक्चर जो है बेटा, ये प्लांट के टिश्यू के समान दिखता है, ये टिश्यू के समान दिखता है। इस लूजली वोवन स्ट्रक्चर को जो माइसिलिया के जुड़ने की वजह से बन रहा है बेटा, इस लूजली वोवन स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, प्लेक्टेनकाइमा नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेक्टेनकाइमा। फिर से मैं बता देता हूँ बेटा कि जब फंजेस जो होते हैं बेटा, फंजेस जब क्या करेंगे बेटा, फंजेस जब थैलस फॉर्मेशन शुरू करेंगे, थैलस को बनाना शुरू करेंगे। आपने देखा, आपने मशरूम देखा है ना, मशरूम देखा है बेटा, मशरूम इज अ टाइप ऑफ थैलस, ठीक है ना। अगर आप मशरूम को काटेंगे बेटा, तो आपको अंदर से छोटे छोटे धागे समान स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे, स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो वो छोटे छोटे धागे जो मशरूम के अंदर होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं बेटा, वो माइसिलिया होते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या बेटा, जब फॉर्मेशन शुरू, टिश्यू फॉर्मेशन शुरू हुआ, थैलस फॉर्मेशन शुरू हुआ, तो थैलस फॉर्मेशन के टाइम में क्या हो बेटा, बहुत सारे माइसिलिया आपस में ऑर्गेनाइज हो गए, मतलब आपस में जुड़ने लगे। लेकिन ये ज्यादा कॉम्पैक्टली नहीं जुड़े बेटा, ये लूजली जुड़ गए, ये लूजली रैप हो गए बेटा। तो ये जो बेटा लूजली रैप्ड स्ट्रक्चर जो है ना बेटा, जो कहाँ पे बन रहा है, जो फंजेस के अंदर बन रहा है, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ शाबाश डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइसिलियास, ठीक है ना, या डिफरेंट नंबर ऑफ माइसिलियास। तो ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बन रहा है ना बेटा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, हम प्लेक्टेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यानी लेकिन याद रखना बेटा, प्लेक्टेनकाइमा प्लांट टिश्यू नहीं होता, लेकिन ये दिखता है बेटा टिश्यू के समान, इसलिए क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लेक्टेनकाइमा। ये भूलना नहीं है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम प्लेक्टन कैमा बोलते हैं। समझाया कि इसलिए यानी आप याद रखें प्लेक्टन कैमा जो है बेटा, प्लेक्टन कैमा टिश्यू है बेटा किसका, फंजेस का, जो बनता कैसे बेटा, जो बनता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शबाश डिफरेंट माइसीलिया या डिफरेंट नंबर ऑफ माइसीलिया, ये समझाया ना। अब प्लेक्टन कैमा जब बनता है ना बेटा, तो प्लेक्टन कैमा फंजेस के अंदर दो प्रकार का बनता है, ठीक है ना। प्लेक्टन कैमा जो बेटा ये फंजेस के अंदर टू टाइप्स का बनता है बेटा। फर्स्ट होता है बेटा, मैं इसको इधर ही मेंशन कर देता हूँ, तो फर्स्ट जो होता है बेटा इसको हम नाम देते हैं, फर्स्ट जो होता है इसको नाम देते हैं प्रोसेनकैमा। प्रोसेनकैमा एंड सेकंड को हम नाम देते हैं सूडोपैरेन्कैमा। ठीक है ना। फर्स्ट जो है बेटा फर्स्ट है प्रोसेनकैमा एंड सेकंड जो है बेटा सेकंड है सूडोपैरेन्कैमा। आपने याद रखा कि जब फंजीज टिश्यू बनाना शुरू करेंगे तो टिश्यू बनाने के टाइम पे वो क्या करते हैं बेटा, वो माइसीलिया को ऑर्गेनाइज करते हैं। माइसीलिया कैसे बनेगा बेटा, माइसीलिया बनेगा हाइफा के जुड़ने से, ये याद रखना, माइसीलिया बना हाइफा के जुड़ने से। लेकिन जब टिश्यू ऑफ ये बॉडी ऑफ फंजी जो बनता है बेटा वो माइसीलिया से बनता है। माइसीलिया को किसने बनाया, हाइफे ने बनाया। लेकिन जब बेटा टिश्यू फॉर्मेशन शुरू होगा ना इन केस ऑफ फंजीज, तो होता क्या है बेटा कि माइसीलिया आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और माइसीलिया के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बेटा एक लूजली वोवन स्ट्रक्चर बनता है, जिस लूजली वोवन स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, प्लेक्टन कैमा नाम देते हैं। प्लेक्टन कैमा बेटा फंजीज के अंदर दो प्रकार का बनता है, एक को हम नाम देते हैं प्रोसेनकैमा एंड दूसरे को हम क्या नाम देते हैं बेटा, सूडोपैरेन्कैमा। ठीक है। अब प्रोसेनकैमा एंड सूडोपैरेन्कैमा में डिफरेंस क्या है बेटा, कॉम्पैक्शन का डिफरेंस है। एक थोड़ा लूजली कॉम्पैक्ट होगा और दूसरा हाईली कॉम्पैक्ट होता है। एक स्लाइटली अनऑर्गेनाइज्ड होता है और दूसरा हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। एक के अंदर सेल्स बेटा इलॉन्गेटेड होती है और दूर से आप देख सकते हैं बेटा ये हाइफे की सेल्स है, और दूसरे के अंदर बेटा सेल्स जो होती है बेटा वो कैसे होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर की होती है। तो आप देख लेते हैं बेटा डिफरेंस हम इनके अंदर लिख लेते हैं। तो पहला है बेटा ये जो प्रोसेनकैमा होता है ये लूजली वोवन होता है। ये कैसा होता है बेटा, लूजली वोवन, मतलब ये कॉम्पैक्शन में बेटा ज्यादा टाइट नहीं होता है। और ये कैसा बेटा, लूजली वोवन होता है, लूजली वोवन होता है। ठीक है ना। ये स्लाइटली टाइट कर दिया गया बेटा, वो बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया। ठीक है ना, समझाया कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है बेटा यहाँ पे हाइफेज में पैरेलल हाइफेज होते हैं, पैरेलल हाइफेज होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हाइफेज कैसे होता है बेटा, पैरेलल होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे पैरेन्कैमा जैसे यहाँ पे हम लिख लीजिए बेटा लुक्स लाइक पैरेन्कैमा। पैरेन्कैमा का प्लांट का पैरेन्कैमा, लुक्स लाइक पैरेन्कैमा इन क्रॉस सेक्शन। ये प्लांट के पैरेन्कैमा जैसे दिखता है क्रॉस सेक्शन में, लुक्स लाइक पैरेन्कैमा ऑफ प्लांट्स इन क्रॉस सेक्शन। समझ गए ना, ये समझ गए। सेकंड बेटा यहाँ पे सेल्स जो होती है बेटा इलॉन्गेटेड होती है, सेल्स इलॉन्गेटेड। ठीक है ना, एंड इजीली डिस्टिंग्विशेबल, यानी आप सेल्स को क्या कर सकते हैं बेटा, पहचान सकते हैं। सेल्स इलॉन्गेटेड इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे हम बेटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, नॉट डिस्टिंग्विशेबल, नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है ना, क्यों नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेल्स इतनी टाइट हो जाती है कि वो अपना इंडिविजुअल नेचर जो है बेटा वो खो जाती है। मतलब सेल्स के बीच में बेटा इतना टाइटनेस आ जाता है कि उनका जो इंडिविजुअल नेचर होता है वो नहीं रह पाता है। किसके अंदर बेटा, इन केस ऑफ सूडोपैरेन्कैमा। समझ आया ना। तो अगर हम बेटा डायग्रामेटिकली इसको पहले हम दोबारा प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। तो प्रोसेनकैमा लूजली वोवन है, पैरेलल हाइफेज है, सेल्स इलॉन्गेटेड इजीली डिस्टिंग्विशेबल है बेटा। सूडोपैरेन्कैमा बेटा क्लोजली वोवन है, लुक्स लाइक पैरेन्कैमा इन क्रॉस सेक्शन, और इसमें बेटा डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगी सेल। अगर बेटा इनको डायग्रामेटिकली देखें तो हम ट्राई करते हैं बेटा डायग्रामेटिकली समझने के लिए। तो ये मैं रब कर देता हूँ बेटा, आप उसको बाद में फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके इसको दोबारा से देख लेते हैं। मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटा प्रोसेनकैमा की डायग्राम बनाएंगे तो प्रोसेनकैमा बेटा कुछ ऐसा दिखेगा।
ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे प्रोसेशन कैमा होता है। ये बेटा सेल्स है क्या जो कैसे जो बेटा लूजली वोन है, यहाँ बेटा सेल्स के बीच में आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिलेगा और सेल्स एलोंगेटेड है और आपको दूर से दिखाई दे रहा है सेल्स कैसे, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बेटा सूडो पैरेंकाइमा को बना दूं, एक क्रॉस सेक्शन हम बना रहे हैं बेटा इनका, आप देख सकते हैं बेटा क्रॉस सेक्शन में कितनी टाइटली पैक्ड सेल्स होती है। तो ये बेटा क्या होता है बेटा, ये आपका होता है सूडो पैरेंकाइमा। तो आप देख सकते हो बेटा, अगर आपको याद प्लांट एनाटॉमी में पैरेंकाइमा बेटा कुछ ऐसा बोलेंगे रियल पैरेंकाइमा नहीं सूडो पैरेंकाइमा, तो आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। ये भी प्लेक्टेनकाइमा है, ये भी प्लेक्टेनकाइमा, दोनों बेटा प्लांट टिश्यू फंगल टिश्यूज है, दोनों बेटा प्लेक्टेनकाइमा है, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेटा बोन लूजली बोन होता है, यहाँ पर टाइटली होता है, यहाँ पे सेल्स एलोंगेटेड है, यहाँ पर सर्कुलर है, यहाँ पे बेटा सेल्स डिस्ट्रीब्यूशेबल है, यहाँ पे आप सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये दो टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर बेटा फंजेस के अंदर, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया खत्म बेटा, टिश्यू वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब आते सेल ये रब कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। चल अब आते बेटा इसके ऊपर अल्ट्रा स्ट्रक्चर के ऊपर, तो टिश्यू वाला पोर्शन तो हमने खत्म कर दिया। अब आते बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंजी फंगल सेल, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर बेटा आपको फंगल सेल कैसे दिखाई देगी। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है बेटा, सबसे पहले आपको बेटा सेल वॉल मिलेगा फंगे में, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और सेल वॉल किसका बना है बेटा, काइटिन का बना है। पहली चीज याद रखनी है, यानी फंगे का जो सेल वॉल होता है बेटा वो काइटिन का बना हुआ सेल वॉल होता है, ठीक है ना। या कभी कभी सेलुलोज भी मिलेगा, ठीक है ना। काइटिन कभी कभी बेटा अकेला सेलुलोज है, कभी काइटिन प्लस सेलुलोज है, कभी ओनली काइटिन है, लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन में क्या मिलता है बेटा, काइटिन ही मिलता है, समझ गया ना। अब याद रखना बेटा काइटिन होता क्या है बेटा, यहाँ पे ये होता है बेटा इट इज द पॉलीमर ऑफ एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा, इट्स अ काइटिन ऑफ फंजेज होता है बेटा, द काइटिन ऑफ फंजे इज अ पॉलीमर ऑफ एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ये याद रखना बेटा। और एक चीज याद रखना, हमारे पास एक फंजे होता है जिस फंजे को हम नाम देते हैं फाइटोफोरा। फाइटोफोरा एक फंजे होता है बेटा जिसका सेल वॉल ओनली सेलुलोज का बना होता है, ठीक है ना। फाइटोफोरा बेटा एक फंजे है, PHYTHPHOR, ठीक है। फाइटोफोरा बेटा एक फंजे है जिसका सेल वॉल किसका बना है, ओनली सेलुलोज का बना है। नॉर्मली किसका बनता है बेटा, काइटिन एंड सेलुलोज का बनता है। काइटिन क्या है बेटा, काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड चीज याद रखनी है कि जो सेल होती है बेटा किनकी, फंजेस की, द सेल ऑफ फंजेस यूकैरियोटिक इन नेचर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का, यानी कोई भी फंजे की सेल बेटा प्रोकैरियोटिक नहीं होती है। ऑल द सेल्स ऑफ फंजेस आर यूकैरियोटिक इन नेचर। सेल जो होती है बेटा ये यूनिन्यूक्लिएट हो सकती है, एक सिंगल न्यूक्लियस की हो सकती है बेटा, या सीनोसाइटिक हो सकती है। सीनोसाइटिक मैंने बेटा ऑलरेडी आपको समझा दिया, ये और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका बेटा समझा ना। सेल के अंदर बेटा आपको क्रोमोसोम मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा बेटा, न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर बेटा न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, समझ गए ना। चलिए सेल के अंदर बेटा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलेगा, याद रखना बेटा, ठीक है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा बेटा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसको मैं रेड में लिखने वाला हूं आपको याद रखना है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस फंजेस के अंदर जो बेटा इनमें क्या मिलेंगे बेटा, इंट्रा न्यूक्लियर, और इनकी इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस को कैरियोप्रोसिस बोलते हैं, ये याद रखना बेटा, कैरियोप्रोसिस। अब इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब क्या हो बेटा,
कि इनकी सेल्स के अंदर जब माइटोसिस होगा ना, नॉर्मली बेटा माइटोसिस के अंदर या किसी भी सेल डिवीजन के अंदर बेटा न्यूक्लियर एनवलप को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब माइटोसिस होगा ना बेटा, तो माइटोसिस इनसाइड द न्यूक्लियर एनवलप होगा, न्यूक्लियर एनवलप नहीं टूटेगा, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक नहीं होगा बेटा, माइटोसिस कंप्लीट इनसाइड द न्यूक्लियर एनवलप ही होगा। ऐसी माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस और कैरियर प्रोसेस बोलते हैं। समझ आया ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा बेटा इनके पास में स्पेशल ऑर्गन जिसका बेटा लोमैसोम्स बोलते हैं, ठीक है, लोमैसोम्स बोलते हैं इनको बेटा। प्लांट लैमेलोसोम्स के साथ कंफ्यूज मत कर देना, ये लोमैसोम्स है, LOMASOMS, ठीक है। और ये किसके साथ अटैच्ड रहते हैं बेटा, दे आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आया ना बेटा। इनके अंदर बेटा जो गोल्गी एपैरेटस होता है वो डिक्टियोसोम के फॉर्म में पाया जाता है, डिक्टियोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, ठीक है ना। और डिक्टियोसोम बेटा, ये डिक्टियोसोम मतलब गोल्गी एपैरेटस ऑफ प्लांट। अभी बेटा ये कैरेक्टर प्लांट के जैसा है बेटा, इसमें जैसे प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे प्लांट्स के अंदर पाया, यहाँ पे बेटा देखिए यूनिसिस्टर्नल पाया जाता है, यूनिसिस्टर्नल। यहाँ पे डिक्टियोसोम्स कैसे तो बेटा सिंगल सिस्टर्नी की बनी होती है, इसलिए बोलते हैं यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम बोलते हैं बेटा, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। समझ आया ना। चलिए इनके अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फ्लैजुला अगर प्रेजेंट होगा बेटा तो फ्लैजुला में 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। फ्लैजुला अगर प्रेजेंट होगा तो फ्लैजुला में क्या पाया जाता है बेटा, 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक है ना। और इनका फ्लैजुला सिंपल हो सकता है और टिंसल टाइप हो सकता है, ठीक है ना। सिंपल का मतलब बेटा सिंपल फ्लैजुला होगा, टिंसल में क्या पाया जाता है बेटा, ऐसे हेयर्स पाए जाते हैं, इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इन हेयर्स को हम बोलते हैं बेटा मैस्टेगोनियस, मैस्टेगोनियस। समझ आया ना। तो ये सेल स्ट्रक्चर हो गया बेटा किसका, ये सेल स्ट्रक्चर हो गया फंजीज का। समझ आया ना बेटा। तो जो हमने डायग्राम सुबह से बना के रखी है, तो इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। तो ये आपने नोट डाउन करना है बेटा सारी चीजें। सेल वॉल काइटिन का है, काइटिन एस्टर ग्लूकोसामिन से बना, फाइटोप्लाज्म में ओनली सेलुलोज होता है, यूकैरियोटिक होता है, यूनिन्यूक्लियेट होते हैं, ये सारी चीजें नोट डाउन करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, हम लैबलिंग कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो इधर देख लीजिए बेटा जल्दी, एक मिनट होल्ड कर दीजिए। चलिए इधर हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे बेटा इसको। तो ये बेटा सबसे पहले ये सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई है। यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, काइटिन का सेल वॉल दिख रहा है। तो ये बेटा काइटिन का सेल वॉल है, ये फर्स्ट चीज है बेटा, ठीक है ना। अगर आपको बेटा सेंटर में दिखाई दे रहा है तो ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिल रहा है बेटा, न्यूक्लियोलस मिल रहा है, ये न्यूक्लियोलस है बेटा, ठीक है ना। रेड कलर में अगर दिख रहा है बेटा, ये बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है ना, इनमें वो सारे ऑर्गन्स होंगे बेटा जो किसमें पाए जाते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ग्रीन वाला दिख रहा है बेटा, ये बेटा यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम्स, ठीक है ना। तो मैं सीधे डिक्टियोसोम लिखता हूँ, ये बेटा यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम्स, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर जो है ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, हमने कल पढ़ा था बेटा, ये स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है बेटा। ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है बेटा, सेंट्रल वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है ना बेटा। ये दिख रहा है बेटा, ये है बेटा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेटा ऊपर 80S राइबोसोम्स है, ठीक है ना बेटा। तो ये है बेटा कि ये स्ट्रक्चर ऑफ, ये बेटा ये स्ट्रक्चर है किसका बेटा, फंगई के सेल का स्ट्रक्चर। ये एक सिंगल हाइफा है बेटा, एक सिंगल हाइफा की सेल को हमने बाहर निकाला और उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि फंगई का स्ट्रक्चर क्या होता है। समझ गए ना बेटा। चलिए अब हम आते हैं बेटा किसके ऊपर, न्यूट्रिशन ऑफ फंगई के ऊपर, ठीक है ना। न्यूट्रिशन ऑफ फंगई, ठीक है। अब न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई से पढ़ने से पहले बेटा आपको एक चीज तो पता ही है, फंजाई कैसे होता है, एक क्लोरोफाइलस होता है, ये तो आपको पता है बेटा। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है,
ठीक है ना। सेकंड याद रखना ये कीमो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कीमो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे बेटा कीमो ऑटोट्रॉप नहीं लिखा, मैंने कीमो हेटेरोट्रॉप लिखा। ये कीमो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इनमें बेटा एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होती है, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होती है, यानी मटेरियल्स को बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो तीन तरीके की न्यूट्रिशन पाई जाती है फंजी के अंदर। फर्स्ट है बेटा सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है ना। फर्स्ट है बेटा क्या, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेकंड है बेटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड है बेटा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। थर्ड है बेटा सिम्बायोटिक। फंजी जो बेटा ये तीन प्रकार के न्यूट्रिशन दिखाते हैं। कौन कौन सा बेटा शिवाय? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं एंड सिम्बायोटिक दिखाते हैं। सेप्रोफाइटिक बेटा ऑलरेडी आपको पता है, बहुत बार अभी तक आप पढ़ चुके हैं बेटा। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? सेप्रोफाइट बेटा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसके ऊपर फीड करता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करता है। तो सेप्रोफाइटिक फंजीज बेटा ऐसे फंजीज होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो मटेरियल्स को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं और किसके ऊपर फीड करते हैं बेटा? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। और एक चीज याद रखना बेटा, फंजीज जो है ना ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है, बिकॉज फंजी बेटा एक ऐसा डिकम्पोजर है जो प्लांट के लिग्निन को क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है। प्लांट सेल में लिग्निन पाया जाता है ना। इमेजिन करो बेटा अगर फंजे नहीं होंगे ना तो कोई भी प्लांट डिकम्पोज नहीं हो सकता है गिरने के बाद या टूटने के बाद, बिकॉज कोई भी चीज बेटा या कोई भी डिकम्पोजर बेटा लिग्निन को डैमेज नहीं कर सकता है। ओनली उसको कौन डैमेज करता है बेटा? उसको डैमेज करता है फंजीज, ठीक है ना। तो ऐसे फंजीज बेटा जो नेचर में कैसे होते हैं? जो नेचर में डिकम्पोजर्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, ऐसे फंजीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम नाम देते हैं सेप्रोफाइटिक फंजीज। अब सेप्रोफाइटिक फंजीज एक चीज याद रखना बेटा कि सेप्रोफाइटिक फंजीज दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। या तो बेटा ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स होंगे, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा कैसे होंगे? फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स होंगे, ठीक है ना बेटा। या तो फंजीज बेटा कैसा? ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट है और या तो कैसा बेटा? फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है। ऑब्लिगेट मेरे को बताने की जरूरत है, मैंने आपको अभी बोला है बेटा, जब हम रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में पढ़ रहे थे तो मैंने तब बोला था ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है बेटा? ऑब्लिगेट का मतलब ये जिद्दी है बेटा, इसको चाहिए ही चाहिए यही चीज। अगर मैं ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट बोल रहा हूँ मीन्स ये ओनली क्या होगा? बॉडी के नेचर में सेप्रोफाइट होगा। अगर इसको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन नहीं मिला तो इसकी क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी, शिफ्ट नहीं कर सकता, इसको हम ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट बोलते हैं। तो याद रखना बेटा म्यूकर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, याद रखना बेटा वेरी वेरी वेरी। म्यूकर जो होता है बेटा, म्यूकर क्या होता है बेटा? ये एक ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होता है, याद रखना बेटा, समझा। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट होता है वो एक्चुअल में फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट जो होता है बेटा, फैकल्टेटिव मैंने बोला फैकल्टेटिव मतलब ये शिफ्ट कर सकता है, अगर उसको नहीं मिल रहा तो बेटा वो कोई और न्यूट्रिशन भी ढूंढ सकता है। तो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी बेटा, ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा? यार ये एक्चुअली बेटा पैरासाइट्स होते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा? दे आर एक्चुअली पैरासाइट्स। समझ आ रहा है किसी तरह? मान लो इनको बेटा होस्ट नहीं मिला, लेकिन होस्ट की डेथ हो गई, तो ये सेकेंडरली क्या बन सकते हैं? ये सेकेंडरली क्या बन सकते हैं बेटा? सेप्रोफाइट्स बन सकते हैं, सेकेंडरली सेप्रोफाइट्स बन सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखना ये डिकम्पोज इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, समझ गए ना बेटा। तो आपने याद रखा सेप्रोफाइट्स जो होता है बेटा ऐसे फंजीज होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है ना। ये बेटा इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं बिकॉज प्लांट्स का लिग्निन को खाली ये डिकम्पोज कर सकते हैं। दो तरीके के होते हैं बेटा, ये ऑब्लिगेट होते हैं, फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब वो ओनली सेप्रोफाइट होगा, फैकल्टेटिव मतलब वो एक्चुअल में तो पैरासाइट है, लेकिन मान लो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है तो वो शिफ्ट हो सकता है किसकी तरफ बेटा? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की तरफ। ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, याद रखना, ठीक है ना। चलिए पैरासाइट मेरे को बताने की जरूरत नहीं बेटा, बता पैरासाइटिक कैसे होते हैं बेटा? पैरासाइटिक ऐसे होते हैं जो क्या दिखाते हैं? पैरासिटिज्म दिखाते हैं। इनको क्या चाहिए बेटा? इनको एक होस्ट चाहिए, ठीक है ना। पैरासिटिक बेटा ऐसे फंजीज है बेटा जिनको क्या चाहिए? दे रिक्वायर अ लिविंग होस्ट। इनको बेटा एक लिविंग होस्ट चाहिए, ठीक है ना। क्या करने के लिए? न्यूट्रिशन को हासिल करने के लिए, समझ आया ना।
ये बेटा पैथोजेनिक हो सकते हैं, मे भी पैथोजेनिक, सारे पैथोजेनिक नहीं होते लेकिन कुछ पैथोजेनिक हो सकते हैं बेटा, डिजीज या बीमारी कॉज करते हैं बेटा, ये मे भी पैथोजेनिक। समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है ना। और ये भी बेटा दो तरीके के हो सकते हैं, फैकल्टेटिव हो सकते हैं, ठीक है, या ऑब्लिगेटिव। अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट है मींस ओनली पैरासाइटिक है बेटा, अगर फैकल्टेटिव है तो याद रखना बेटा फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होते हैं वो एक्चुअल में सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स एक्चुअल में क्या होते हैं बेटा, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, समझ आ रहा है। लेकिन मान लो फॉर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बेटा, तो वो क्या बनेंगे, वो पैरासाइट्स बनेंगे। फैकल्टेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गया ना। चलिए लास्ट बेटा सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या हो बेटा, सिम्बायोटिक का मतलब क्या हो बेटा, यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा बेटा, ठीक है ना। सिम्बायोटिक मतलब यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअलिज्म होगा। म्यूचुअलिज्म का मतलब बेटा दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में बेनिफिशियल रिलेशनशिप होगा, दोनों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिम्बायोसिस भी बोलते हैं और सिम्बायोसिस। ये म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं या सिम्बायोसिस दिखाते हैं। इसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है बेटा जो एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है बेटा, ये होता है फंजी, इंपॉर्टेंट है, आज के बाद याद रख लेना, फंजी प्लस एल्गे। फंजी प्लस एल्गे को हम क्या बोलते हैं, लाइक एसोसिएशन ऑफ फंजी प्लस एल्गे, यानी फंजी एंड एल्गे आपस में क्या कर रहा है बेटा, म्यूचुअलिज्म दिखा रहा है, सिम्बायोसिस दिखा रहा है, उसको हम लाइकेन बोलते हैं। दूसरा था माइकोराइजा। माइकोराइजा यहाँ पे बेटा फंजी होता है प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है ना बेटा। ये दो एग्जांपल याद रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारा न्यूट्रिशन खत्म हो गया, हमारा सेल स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ठीक है ना, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फंजी खत्म हो गया, हमारा बेटा बॉडी फेजेस, ठीक है ना, लाइफ स्पैन में बेटा बॉडी फेज तो वो खत्म हो गया, यूकार्पिक होलोकार्पिक खत्म हो गया, ठीक है ना। और बेटा टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, प्लेक्टन कैमा, प्रोसन कैमा, प्लेक्टन कैमा के दो टाइप्स, प्रोसन कैमा, सूडो पैरन कैमा खत्म हो गया। प्लाज्मोडियम कौन बनाता है ये हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने सेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजीज, ठीक है ना। और रिप्रोडक्शन जस्ट जैसे खत्म होगा तो हम पहुंचेंगे लास्ट टॉपिक पर, वो है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजी। इसके साथ हमारा फंजी खत्म हो जाता है, फिर हमारा बचता है बेटा वायरसेस बचते हैं, तो वायरसेस हम इसके बाद पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये पोर्शन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से निकल जाएंगे, खत्म हो जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और फिर हम पहुंचेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन पे। तो प्लीज बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रोज पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व जितने करेंगे बेटा उतना बेटर है। अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर रख दीजिए, तो इंशाल्लाह आगे सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए हम मिलेंगे बेटा आप कल की क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।